मेरी नज़रात, मुझे आप सब लोगों को का पैर मकदम करते हुए, वेलकम करते हुए बहुत काफ़ी खुशी है। और वो इसलिए है कि हम एक ऐसी शख्सियत को याद करने यहाँ सब जमा हुए हैं जो आप सबके भी हो यकीन, लेकिन मेरे खुद बहुत दिल के करीब। और यूँ अगर देखा जाए तो मैं अपनी रात की बात करूँ तो रिश्ता तो बहुत दूर का, ताल्लुक़ बहुत करीबी ताल्लुक़ मुनासिर साहब से, तालिबी साहब से हमारा, मेरा ذاتی طور پر रहा। वैसे तो यूँ जामिया की जब बात करते हैं और ख़ास तौर से उस दौर के जामिया की बात करते हैं तो मुझे एक बात याद आती है कि मीर तक़ीउद्दीन ने कहा था दिल्ली के सिलसिले में कि दिल्ली के नक़े पूछे और आप मुसव्विर थे, इलस्ट्रेटेड पेजेस पे जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। तो यही जामिया की उस वक्त का हाल, जिस शख्सियत को आप देखें और मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ शेड्स के लोग थे, शख्सियात बुजुर्ग थे हमारे, लेकिन एक जज्बा, एक लगन जामिया को लेके, एक इत्तेहाद और फिक्र वो उनका वो था। और उसके अलावा सोशल कंसर्न, समाजी जो कंसर्न थे वो बहुत ज़्यादा थे। और उसको अब हम देखते जाहिर है कि चेंज आना चाहिए, चेंज आते ही है, चेंज को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन चेंज अगर पुरानी वैल्यूज़ को, रफ्तार को लेके आते हैं तो हम आगे कुछ वैल्यूज़ देने के काबिल होते हैं। लेकिन अगर हम उन रफ्तार को भुला के कुछ चेंज करते हैं तो शायद हम कुछ खोखला सा महसूस करें। बहरहाल तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये इसको बहुत वक्त लग गया किताब को, और मेरी बहुत ख्वाहिश थी। मैं प्रोफेसर रूई अपनी बहन से कहता रहता था मुझको कि भी किताब का होना चाहिए, जल्द होना चाहिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका भी और उन तमाम लोगों का जिन्होंने ये किताब फिर से उठाया मेरा और इस किताब को आपके सामने पहुँचाया। और बहुत सारी इस किताब में देर होने से जाहिर है हर चीज़ में बेहतरी की भी का पहलू होता है कि ये देर होने से इसमें ये हुआ कि इसमें बहुत सारे वो लोग जो अब हमारे साथ नहीं है लेकिन वो उस वक्त उनके साथी थे, जश्नदीन गवाह थे, उनके साथ तहरीर बताई थी, उनके तासुरात भी शामिल है। फिर उनके हम जैसे तालिब इल्मों के भी तासुरात शामिल हैं। और उसके बाद एक और नस्ल जो हमारे बाद आई, जो जिसने उनको को देखा, उसके भी तो एक पूरी एक तस्वीर इस किताब में निकल के आती है। मुझे बहुत खुशी है कि ये किताब आप लोगों के सामने आई। और वैसे भी हम लोग कहते हैं कि मतलब पुराने किस्सों को याद करते रहना चाहिए, गाहे बादशाही किस्से पाली नारा, कि हमें याद करते रहना चाहिए। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलते हैं, उससे हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, कुछ और मिलता है। तो मुझे बेहद खुशी है, मैं आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ। और अब सबसे पहले मैं प्रोफेसर रूही फातिमा साहब से कहूँगा कि उनका एक यादों का, एक मुश्किल का और एक किताब के सिलसिले का एक प्रेजेंटेशन है आपके सामने। आवाज़ बढ़वा देंगे, वहाँ से बढ़ेगी, मुझे भी निकलने पाऊँगा। ये पानी की बोतल भी साइड में रख देना। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई 2024 अपने अब्बू की 100वीं पैदाइश के दिन मैं रूही फातिमा आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस दिन हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी सर, प्रोफेसर गजनफर हुसैन साहब, अमरजीत दीदी, शेखुद्दीन सर, फजान भाई, अफसान भाई और यहाँ बैठे सब लोग, सारे साथी, बच्चे और गूगल मीट से जुड़ने वाले मेरे बहन भाई और सारे बच्चे, आप सबका तहे दिल से मैं यहाँ इस्तकबाल करती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।
यूँ तो आप सभी मेरे अबू सैयद इकबाल नबी ज़ैदी साहब, जिनको उर्फ़ आम में सब नासिर रज़ा के नाम से जानते थे, से वाक़िफ़ हैं। यहाँ मैं उनकी ज़िंदगी के सफ़र का मुख्तसर बयान करना चाहूँगी। वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोग उनकी शख्सियत से वाक़िफ़ होंगे, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं से वाक़िफ़ होंगे, और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उनके साथियों, रिश्तेदारों, बच्चों और बच्चों के बच्चों ने अपनी यादों के ख़जाने में से निकाल कर कुछ तहरीरें लिखी हैं, जिनको जमा करके हमने एक किताब की शक्ल देने की कोशिश की है, जिसका उन्वान रखा है मर्द मुजाहिद। आज ये किताब आपके सामने पेश है। आज का दिन इस मुनासबत से रखा गया कि आज से 100 साल पहले 22 मई 1924 को अबू इस दुनिया में आए। वैसे तो आप सब जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि अबू की शख्सियत शायद ऐसे नहीं थी जिसको हम किसी एक किताब के अंदर समा सकें या एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए दिखा सकें। इस छोटी सी झलकी का नाम ही मैंने रखा है मेरे अबू। आज से 100 साल पहले मेरे अबू की पैदाइश 22 मई 1924 को हेमन सादात डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक सादात घराने में हुई। मेमन सादात घराने के एक इल्मी सादात घराने में हुई। मेमन को 14वीं सदी में उनके मुरीस आला सैयद शाह अशरफ इब्न सैयद आरिफ अली शाह ने 14वीं सदी ईस्वी में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के अहद में बसाया। लफ्ज़ मेमन का मतलब है अमन व सुकून की जगह। अबू का ख़ानदान हकीमों का ख़ानदान कहलाता है। अबू ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी मेमन सादात के सरकारी स्कूल से हासिल की। प्राइमरी तालीम के बाद मज़ीद तालीम के लिए वो लखनऊ चले गए और वहाँ से हाई स्कूल का इम्तहान दिया। यूँ तो अबू का रुझान शुरू से ही सोशल साइंसेस की तरफ था, लेकिन दादा अब्बा की ख्वाहिश पर अबू को बुलंदशहर के एग्रीकल्चर कॉलेज में दाखिला करवा दिया गया, जो उनके मिजाज के मुवाफिक न था। उसके बाद वो दिल्ली चले आए और सन 1943 में गवर्नमेंट के इदारे यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में मुलाजमत शुरू कर दी। यहाँ 1949 में उनकी नौकरी परमानेंट भी हो गई थी, लेकिन अबू के यहाँ तालीम की लगन थी और वो उसी शोबे यानी तालीम के शोबे में काम करना भी चाहते थे। दिल्ली में उनका क़याम जामिया नगर में उनके एक अजीज़ अबुल कासिम कैसर ज़ैदी साहब के यहाँ था। ये अजीज़दारी भी बहुत मज़ेदार थी। कैसर ज़ैदी साहब अबू के चचा होते थे, इसलिए वो उनको चचा कहते थे, और हमारी अम्मी उनको भाई कहती थी अपने रिश्तेदारी के हिसाब से। और हम पांचों बहन भाई कैसर ज़ैदी साहब को मामू जान और उनकी बीवी को मोमानी जान कहते थे, और उनके चारों बच्चे हमारे अबू को नासिर भाई और हमारी अम्मी को जाकिया भाई कहते थे। जो भी था, पर ये रिश्ते बहुत खूबसूरत थे, और यहीं से अबू का ताल्लुक़ जामिया से शुरू हुआ। 1947 का वो मकबूज दौर, इस दौर में भी अबू शेरवानी पहनकर जामिया नगर से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पैदल जाया करते थे। लोग उनको मना करते कि साहब ज़माना ख़राब है, आप ऐसे ना जाया कीजिए, लेकिन वो एक बाहिम्मत बजरी इंसान थे। उन्होंने न कभी अपना रास्ता बदला और न कभी लिबास बदला। उसी दौर में हिंदुस्तान की तकसीम हुई। उनके दूसरे अजीज़ रिश्तेदार, भाई, चचा वगैरह पाकिस्तान जाना मंजूर किया और अपने साथ हमारे अबू से भी चलने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। शायद अबू की दूर रस निगाहें देख रही थी कि हिंदुस्तान से हिजरत करने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान में कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, और हुआ भी यही। 1947 के गए हुए मुसलमान आज भी पाकिस्तान में महाजिर कहलाए जाते हैं। हमारे अब्बू ने अपने जमहूरी और सेकुलर हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। कितना अच्छा फैसला था हमारे अब्बू। 1948 में दिल्ली के बड़ा हिंदू राव के एक मदरसे को उनके बानियाम जाकिर साहब के हवाले करके पाकिस्तान चले गए। जामिया ने उस मदरसे को अपना लिया और वहाँ एक तालीमी मरकज़ शुरू किया, जिसमें रात को तालीम बालगान यानी एडल्ट एजुकेशन का काम शुरू किया गया,
ताकि बस्ती के बचे कुचे मुसलमानों को तालीम से जोड़ा जा सके और वो नए हिंदुस्तान की तहरीक में हिस्सा लेते थे। इसी मदरसे का नाम बाद में पहले मिडिल स्कूल, दिल्ली मिडिल स्कूल रखा गया और बाद में शफीक मेमोरियल स्कूल रखा गया। अबू तालीम के इस मैदान में शामिल हो गए और फिर बाद में 1949 में अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से जामिया में शामिल हो गए, जामिया बिरादरी में शामिल हो गए और अपने मिजाज के मुताबिक दिल्ली मॉडल मिडिल स्कूल में मुदर्रिसी यानी टीचिंग का पेशा इख्तियार कर लिया। यही स्कूल आज शफीक मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी के नाम स्कूल के नाम से जाना जाता है, जो कि शफीकुर रहमान किदवाई साहब के नाम पर रखा गया। शफीक साहब पंडित नेहरू के करीबी दोस्तों में शुमार किए जाते थे और नए हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तालीम के लिए कोशा थे। बज़ाहिर तो ये नुकसान का सौदा था, खसारे का सौदा था, क्योंकि सरकारी नौकरी में अब्बू की तनख्वाह भी ज़्यादा थी और यहाँ स्कूल में तनख्वाह भी कम थी और उसके मिलने का कोई ठिकाना भी नहीं था कि कब मिले और कब ना मिले और कब तक मिले। और ऐसा हुआ भी, कई महीने अब्बू और उनके साथियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। ये शायद मेरे अब्बू की तालीम से दिलचस्पी और समाजी खिदमत का ही जज्बा था कि वरना 20वीं सदी में कौन ज़्यादा तनख्वाह और परमानेंट जॉब को छोड़कर कम तनख्वाह के लिए को इसके बदले कबूल करता है। जिस तरह मेरे अब्बू का ताल्लुक जामिया से पूरी तरह से 1949 से हुआ। तकसीम हिंदुस्तान के बाद दिल्ली के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। दिल्ली के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान से आने वाले पनाहगज़ीन की आबादकारी के काम में हसास लोगों को फ़ाल एक्टिव बना दिया था। मेरे अब्बू भी इस कौमी व समाजी काम में जामिया के दूसरे साथी और काम करने वालों के साथ बराबर शरीक रहे। दोनों तरफ के महाजरीन के लिए दिल्ली में बहुत से कैंप लगाए गए। एक कैंप हुमायूं के मकबरे में भी लगाया गया, जिसमें अब्बू ने अपने दूसरे साथियों के साथ उन लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी ली और दिलो जान से हर वक्त उनकी खिदमत में लगे रहे। इनको हत्तुल इम्कान कोई तकलीफ न होने पाए, ये उनकी मुस्तकिल कोशिश थी। बहुत ख़राब ज़माना था, वसाइल की कमी थी, जिसके नतीजे में इन खुदाई खिदमतगारों को सुबह को सिर्फ एक चाय की प्याली और दोपहर को 2 रोटी और थोड़ा सा सालन मिलता था। रात का खाना ये लोग अपने घर जाकर खाते थे। क्या आज ऐसी इसारो कुर्बानी के बारे में कोई सोच भी सकता है? मुझे लगता है कि उस खुदा ने उस नस्ल को ही खिदमत के लिए और इन हालात का सामना करने के लिए पैदा किया, जिसके नतीजे में आज हम इस आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। इन सब कामों के साथ साथ अब्बू की तवज्जो अपने शौक़ व मकसद से नहीं हटी और अपनी इतनी परेशानियों और मसरूफियात के बावजूद उन्होंने अपनी मज़ीद तालीम की तरफ तवज्जो की, जिसके नतीजे में उन्होंने जामिया से 1955 में BA का इम्तहान पास किया और 1956 में जामिया से ही B.Ed किया। इन तमाम मुश्किलात से दो चार होते होते अब्बू की सेहत ख़राब हो गई और एक वक्त ऐसा आया कि डॉक्टर्स नाउम्मीद हो गए और उन्होंने उनको मशवरा दिया कि अपने वतन मेमन चले जाइए और वहाँ जायदाद का निज़ाम देखिए। लेकिन अब्बू ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया। इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि अब हम 5 बहन भाई बड़े हो रहे थे, स्कूल जाने लगे थे, हमारी आला तालीम का दौर शुरू होने को था और मेमन जाने से ये खतरे में पड़ जाता। लिहाजा अब्बू ने तय यही किया कि सेहत का कुछ भी हशर हो, बच्चों की तालीम ज़्यादा अहम है और वो हर सूरत में दिल्ली में रहकर ही करवानी। हकीम ज़की साहब का इलाज शुरू किया और दोबारा से सेहतयाब हुए। हुक्मा के इलाज से 40 साल तंदुरुस्त और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी। अब ऐसे हकीम भी ना रहे कि जिन मरीज़ों को डॉक्टर मौत की खबर सुनाते उनको वो नई ज़िंदगी देते। फिर 1964 में जामिया के टीचर्स कॉलेज उस्तादों के मदरसे में अब्बू कागज़ों गत्ते के हिरफान यानी कि पेपर एंड कार्डबोर्ड क्राफ्ट के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने काम शुरू किया। हुसूल तालीम का जज्बा अभी भी कायम था और बिलाखिर 1973 में
कॉलेज के तमाम कामों के साथ साथ उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना दूसरा MA साइकोलॉजी में किया। इसी साल मेरे बड़े भाई ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से M.Tech का इम्तहान दिया और मेरी बड़ी बहन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही MSc का इम्तहान दिया। यानी इन तीनों ने एक साथ मास्टर्स किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हुसूल तालीम में उम्र की कोई कैद नहीं होती, बस जज्बा होना चाहिए। अबू जब से दिल्ली आए थे और जिस तरह के कौमी काम उन्होंने सेकुलर बुनियादों पर उनके साथ किए, इसने उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत करीब कर दिया। वो इस पार्टी के एक एक्टिव मेंबर बन गए, मेंबरान, और कम्युनिस्ट तहरीक में दिलो जान से शरीक हो गए। एक तरफ अपना असल काम यानी टीचिंग का काम और दूसरी तरफ पार्टी का काम, दोनों तरफ कामों का अंबार ही अंबार था, लेकिन दोनों मैदानों में नहायत दिलजोई और इन्हमाक से काम करते रहे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में हमेशा वर्कर की हैसियत से ही काम किया, कभी भी कोई ओहदा कबूल नहीं किया। अबू की समझ हर मैदान में, साइंस, लिटरेचर, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, कोई मैदान ऐसा न था जहाँ उनकी इल्मी समझ में कोई खामी रही। वो किसी भी मौजू पर बेतुकान बोल सकते थे। कहने को तो वो हिरफे के उस्ताद थे, मगर कॉलेज की इल्मी और इंतज़ामी सरगर्मियों में बेशतर शरीक रहे। चाहे स्पोर्ट्स डे में टीचर्स के लिए खिलाए गए गेम्स हों या तलबा को दिल्ली से बाहर टूर्स ले जाने का काम हो, वो हर चीज़ में, हर काम में शरीक रहे। तालिब इल्मों, कारकुनाने जामिया, दूसरे असातिज़ा और अपने साथियों के साथ इनका रवैया बहुत मुशफ़क़ाना और दोस्ताना था। इनका दिल भी बहुत वसी था। वो लोगों की खूबियों को पहचानते थे और उन्हीं खूबियों की बुनियाद पर लोगों के काम और बर्ताव को सराहते थे। उनका कहना था कि हर इंसान में खूबी और खामी दोनों होती हैं। अगर आप सिर्फ खामियों पर ही नज़र रखेंगे तो उनसे रिश्तों में दरारें ही पैदा होंगी, तरक्की कायम रहेगी। अगर आप खूबियों को सराहेंगे तो दोस्ती बढ़ेगी, खुशदिली बढ़ेगी और आगे बढ़ने की उमंग कायम रहेगी। ज़िंदगी का ये अहम सबक मैंने अपने अबू से ही सीखा। अबू हर काम बहुत सलीक़े से, पूरी ईमानदारी से और जी लगाकर करते थे। यूँ तो अबू की तालीम और तदरीस के कामों में बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा लिया, लेकिन तदरीस के अलावा कॉलेज के और बहुत से काम, जिसमें से बहुत सारे काम कॉन्फिडेंशियल काम भी होते थे, तो उन्होंने हमेशा बहुत अहमियत दी और सुबह से शाम तक कॉलेज के कामों में मशगूल रहे। वो कहते थे, बेटी जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से करो, सलीक़े से करो, और जब भी कोई नया काम मिले तो हमेशा खुश हो कि इसका मतलब है तुमने इससे पहले वाला काम अच्छा किया था, इसलिए तुमको दूसरा काम दिया गया है। ज़िंदगी का ये अहम सबक भी मैंने अपने अबू से ही सीखा। ज़िंदगी के इन अहम असबाब के साथ साथ एक और अहम सबक जो मैंने अबू से सीखा और जिसने मुझे हर काम को ईमानदारी से करना सिखाया, वो है अपने हर अमल का मुहासबा करना। इसके लिए भी अबू ने बचपन से ही एक आदत डाली। वो कहते थे, रात को सोने से पहले सोचो कि आज दिन भर क्या किया, कौन सा काम अच्छा किया जिससे खुशी मिली, और कौन सा काम ऐसा था जिसको करने के बाद बेचैनी रही, और फिर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। शायद उनके सिखाए हुए ये असबाब, ये लेसन ही मुझे आज इस मुकाम पर ले आए हैं जहाँ मैं आज हूँ। मुझे इंतहाई दुख है कि उन्होंने मुझे तरक्की करने नहीं दी। वो तो मेरे PhD के एडमिशन पर ही बहुत खुश हो गए थे कि तुम अब आगे बढ़ रही हो। उनको मेरी पढ़ाई के कम होने का हमेशा दुख रहता था, क्योंकि B.Ed के बाद मुझे जामिया स्कूल में नौकरी मिल गई थी और फिर मेरी शादी हो गई थी, जिसकी वजह से पढ़ाई में एक रुकावट आ गई थी। शायद उनकी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने 11 साल के वक्फे के बाद फिर पढ़ाई शुरू की और फिर M.Ed, MSc और PhD कर ली, और आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे देखना चाहते थे। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जन्नतुल फिरदौस के उस आला मुकाम पर
जो उनका असल मुकाम है मुझे देखकर खुश हो रहे हैं। कॉलेज के कामों के साथ साथ एक और जिम्मेदारी जो अबू ने अपने ऊपर ली वो थी जामिया का PWA प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का यूनिट। उस ज़माने में जामिया में वसाइल की बहुत कमी थी, इसलिए अबू और उनके साथी जैसे मोइन साहब, सज्जाद साहब वगैरह आपस में ही चंदा कर लेते, इससे चाय आ जाती और टीचर्स कॉलेज के लॉन में बैठकर उन अतराफ को सुनते जिनको वो मदऊ किया करते थे। इस जिम्मेदारी को भी मेरे अबू ने नहायत खुशखूबी के साथ चलाया। उन्होंने ऐसे दानिश्वरों को लेक्चर्स के लिए बुलाया जो बड़ी अहमियत के हामिल थे, जैसे रमेश चंद्रा, प्रोफेसर रशीदुद्दीन खान साहब वगैरह। और इसी तरह बहुत से शोरा को भी बुलाया, जैसे फैज़ अहमद फैज़ साहब, अली सरदार जाफरी साहब, कैफी आज़मी साहब और नियाज़ हैदर साहब वगैरह। इन अहम शख्सियात से मिलने और उनके सामने बैठकर उनको सुनने का शर्फ मुझे अबू के ज़रिए कराए गए इन जलसों में ही मिला। अबू की ज़ेर निगरानी जामिया की PWA की यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे अबू असातिज़ा की तहरीक में भी काफ़ी दिलचस्पी लेते थे और हमेशा टीचर्स और कर्मचारी एसोसिएशन के तमाम कामों और तहरीकों में इन्हमाम से शामिल रहे। वो जामिया टीचर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे और बाद में सदर भी चुने गए। जब अबू का नाम सदारत के लिए सामने आया तो उनके मुकाबले में कोई भी दूसरा शख्स सामने नहीं आया और वो अनअपोज्ड ही प्रेसिडेंट बनाए गए। शायद ये उनकी ईमानदारी, समाजी कामों में उनकी लगन और उनकी कमाई हुई इज्जत का नतीजा था। ये वो वक्त था जब टीचर्स एसोसिएशन न सिर्फ टीचर्स के मामलात में दिलचस्पी लेती बल्कि जामिया को आगे बढ़ाने में भी एक अहम रोल अदा करती। उस वक्त तक जामिया में फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज का क़याम नहीं हुआ था। इस मसले को भी अबू की टीचर्स एसोसिएशन ने उठाया और टीचर्स की एक लंबी चलने वाली तहरीक कामयाब रही और आखिरकार जामिया में फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज का क़याम वजूद में आया। ये उस टीचर्स एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी। अबू के करीबी दोस्त शकील अख्तर फारूकी साहब ने अबू पर लिखे जाने वाली किताब मर्द मुजाहिद में लिखे अपने मज़मून मेरे बुज़ुर्ग मेरे दोस्त में एक जगह लिखा है कि नासिर साहब मेरे बुज़ुर्ग थे, उम्र, इल्म और तजर्बे के लिहाज से वो मेरे बुज़ुर्ग थे, बल्कि बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग, मगर उन्होंने कभी भी बुज़ुर्गों जैसा तरीक़ा मेरे साथ नहीं रखा। मैं जब भी उनके करीब आया तो यही महसूस हुआ कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो वाकई नासिर हैं। हर वो शख्स जो उन्हें किसी हैसियत से भी जानता था, इकबाल मेहदी समझता हो न समझता हो, नासिर ज़रूर समझता था। वाकई वो हमारे तुम्हारे हर एक के दोस्त थे, हर फर्द बिना के दोस्त थे। वो अपने अजीज़ों के भी दोस्त थे और तो और वो अपने बीवी बच्चों के भी दोस्त थे। उनके यहाँ दोस्ती करने की लिए उम्र की कोई कैद नहीं थी। अपने इसी मजमून में शकील साहब एक और जगह लिखते हैं कि नासिर साहब से मेरी गुफ्तगू का सबसे दिलचस्प मौजू मज़हब होता था और मैंने ये महसूस किया कि जितना लोग उन्हें गैर मजहबी समझते थे इतना वो थे नहीं। बड़े दीनदार लोग मज़हब से इतना करीब नज़र नहीं आए जितना नासिर साहब। इनके कौल अमल को मजहबी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो कौल फ़ाल और मज़हब में तज़ाद बहुत कम नज़र आने लगता है। यकीनन वो कम्युनिस्ट थे और टिकट होल्डर कम्युनिस्ट थे, मगर एक अच्छे कम्युनिस्ट, और उनके कम्युनिज्म में मुझे कोई ऐब नज़र नहीं आया। दरअसल वो नज़रियाती तौर पर सोशलिस्ट थे, मगर अमलन एक अच्छे और नेक मुसलमान। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने उन जैसा मोमिन नहीं देखा तो कुछ गलत ना होता। अबू के एक और साथी नासिर मेहदी साहब, जिनसे अबू का ताल्लुक़ शफीक मेमोरियल स्कूल से ही हुआ था, उन्होंने अपने मजमून में लिखा है कि नासिर साहब मोहब्बत, इंसाफ, मसावत और इंसान दोस्ती का एक दरिया थी, जैसे ये हमेशा से जारी था और हमेशा बहता रहेगा। जिन लोगों ने नासिर साहब से ये ताकत और रोशनी हासिल की है, ना मालूम वो शमा दर शमा और नस्ल दर नस्ल कहाँ पर पहुँचेगी। अपने इसी मजमून में नासिर साहब लिखते हैं कि वो इतनी नरमी सादगी से गुफ्तगू करते कि गुमान भी ना होता कि हम एक आलिम से बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो आलिमों में बैठते तो सब पर भारी पड़ते।
वो एक गहरी बात इतनी सादगी से कह देते जो मसले की असल रूह होता था और मुख्तलिफ ख्यालात के लोगों को कायल होना पड़ता था। इनकी नज़र समाज के हर पहलू पर इतनी गहरी, इतनी वसी थी और ऐसा शऊर था कि असल मसले से वो कभी नहीं हटते थे। हमारे समाज में जो ऊंच नीच, बेइंसाफ़ी और तबक़ाती फसाद है उससे वो बहुत दुखी रहे और इस सिलसिले में जो कुछ भी वो कर सकते थे हर कीमत पर कई रातों को जाग कर उनका प्यासा रह कर करते रहे। अपने साथियों और मिलने जुलने वालों में ऐसी रूह फूंक देते कि वो गैर जानिबदार नहीं रह पाता और इस जंग में कूद पड़ता। और इस लड़ाई में जो हिम्मत और बहादुरी वो दिखा गए तो वाकई वो एक मर्द मुजाहिद। अब्बू की इस किताब का नाम जो मैंने मर्द मुजाहिद रखा है, इसका तसव्वुर, इसका ख्याल मुझे नासिर मेहदी साहब के इसी मजमून से आया। मेरे अब्बू कभी कभी शायरी भी करते थे और छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते। उनके ये शेर उनके मिजाज के पूरी तरह से जाहिर करते हैं। ख्वाब हमारे ख्वाब नहीं है, ये मोती बेआब नहीं है, ख्वाब हकीकत बन सकते हैं, ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। उनका यही ख्वाब था कि कोई भूखा ना रहे और किसी पर जुल्म ना हो। मेरे अब्बू हर मकतब, हर आइडियोलॉजी और हर उम्र के लोगों में मकबूल रहे। घर हो या दफ्तर, उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता, चाहे वो ऑफिस का स्टाफ हो, उनके अपने साथी हों या उनके अपने अजीज़ रिश्तेदार हों। उनके अपने बड़े भाई सैयद ज़फ़रयाब हैदर हों, पाकिस्तान से आए उनके छोटे भाई सैयद अहमद रज़ा और भाभी फातिमा बानो हों, लंदन में रहने वाली उनकी बहन अमीर ज़हरा हों या अलीगढ़ में रहने वाली उनकी सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे लाडली बहन सारिका। वो सबसे बहुत मुशफ़्क़त, प्यार और मोहब्बत से मिलते थे। सिर्फ अपने बहन भाइयों से ही नहीं, अम्मी के बहन भाइयों से भी वो इतनी प्यार और मोहब्बत से मिलते थे। वो अपने दोस्तों से भी प्यार से मिलते थे, चाहे वो पाकिस्तान से आने वाले नकी भाई हों, चाहे उनके मुँह बोले भाई आप कह सकते हैं, या बाद में होने वाले दामाद गुलाम हैदर साहब। उनसे भी उनकी बहुत दोस्ती थी। गुलाम हैदर भाई ने जब अपना बच्चों का भी ट्रस्ट शुरू किया तो अबू उनके साथ शुरू से ही रहे। अजीज़ भाई से तो उनकी बहुत ख़ास दोस्ती थी, उनसे बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस कभी हिस्ट्री पर, अलग अलग मुख्तलिफ मौज़ूओं पर हुआ करते थे। हम बच्चों से, अपने बच्चों से जितना प्यार करते थे उससे उतना ही प्यार वो अपने बहन भाइयों के बच्चों से भी करते थे। और हमारे बच्चों के साथ साथ मतलब अपने बच्चों के साथ साथ हमारे बच्चों से भी उतना ही प्यार करते थे। हम सब के साथ रहना, साथ में बैठना, उठना बैठना उनको बहुत पसंद था। मैं अक्सर उनसे कहती थी कि अबू आप हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों को प्यार करते हैं। तो अबू कहते थे बेटी सूद असल से ज़्यादा प्यारा होता है। छोटे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ रहते रहते, उनकी बातें सुनते सुनते, उनको कहानियाँ सुनाते सुनाते कब उनकी तरबियत कर दी, बारीक बारीक नुक्ते समझा दिए, एहसास ही ना हो। 20वीं सदी के आखिरी दहाई में उनकी सेहत गिरने लगी। उन्हें कैंसर हो गया था, जिसका मुकाबला उन्होंने बहुत हिम्मत से किया और उसमें पूरी तरह काबू भी पा लिया था। कैंसर की मदद से डर कर अक्सर लोग बाहर की ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, लेकिन मेरे अब्बू ने मायूस होना सीखा ही ना। लेकिन इस मूसी बरस के दूसरे हमले को वो बर्दाश्त न कर सके। इस बार ये हमला उनके गले पर हुआ था, जिससे उनका साउंड बॉक्स बना हो गया था। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब वक्त करीब है। उनकी आवाज़ जाती रही, लिखकर गुफ्तगू करते। एक बार उन्होंने अपनी कॉपी पे लिखा, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़ुल मौत, अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये तहरीर उनकी वफ़ात के बाद सामने आई। 12 अप्रैल 2001 को वो इस दुनिया से छोड़कर हुज़ूर तारीफ़ चले गए। बहुत शुक्रिया। बहुत ही वापस चले गए, बहुत कुछ चीज़ें याद हैं, ऊपर से बातें, लेकिन अब हम उस
किताब के इज्रा के लिए उम्मीद आई है आप अच्छा इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये हमारे प्रोफेसर गजनफर साहब ने की है और गजनफर भाई हमेशा ये मेरा अपना राष्ट्रीय तजुर्बा है कि जामिया के सिलसिले में कोई भी किसी शख्सियत पे या किसी किस्म की कोई किताब जो गजनफर भाई वॉलंटियर करते हैं वो बहुत दिलो जान और बहुत ही जज्बे के साथ उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ही तशरीफ लाएँ और बुजुर्गों को भी बुला आप तशरीफ लाएँ सिद्दीकी साहब जो बहुत पुराने उनके साथी साहब प्रोजेक्टर कहाँ से बन रहा है? जी बहुत मुबारक हो सब लोगों को इस किताब को जानना बहुत ही शायद बात है और मुझे बहुत ज़्यादा बहुत खुशी है उस सभी को। अब हम तासुराती सिलसिले को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं रहमत दूंगा डॉक्टर फैज़ान साहब को जो उनके शागिर्द भी रहे और उनसे बहुत करीबी ताल्लुक़ उनका रहा कि वो बागलेनी साहब के सिलसिले में अपने तासुरात का इज़हार करें। तशरीफ़ लाएँ। हमारे जो बन कर रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया से मेरा ताल्लुक़ 1985 से है, जब मैं एक मदरसे से फारिग होकर आज़मगढ़ से दिल्ली आया। उस वक्त हम हिसार के हॉस्टल में रहते थे और अमीर हैदर ज़ैदी हमारे क्लास फेलो थे। उस वक्त की जो तंजीमें सरगर्म थी कैंपस में, उससे अमीर हैदर और हम वाबस्ता हुए और किसी न किसी प्रोग्राम में हम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चले जाते और वहीं हमारी पहली मुलाकात मेरी साहब से हुई। उसके बाद कई मरतबा
اور مختلف پروگراموں میں ملاقات ہوتی رہی. ایک بات جو ہمیں آج تک یاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ طلباء کی خفیہ مدد کرتے تھے. بہت سارے طلباء کو مہینے کے شروع یا آخر میں کچھ رقم ان کے جیبوں میں ڈال دیتے تھے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ میرے جیب میں بھی کچھ رقم آئی. وہ پوچھتے رہتے تھے ہاسٹل پر آ کر اور ساتھیوں سے کہ گھر سے کن کے پیسے آئے اور کس کے نہیں آئے، اور خاموشی سے ان کو دے دیتے تھے. یہ بات سارے طلباء میں معلوم تھی اور پھیلی ہوئی تھی کہ اگر کوئی طلبہ مجبور ہے یا گھر سے پیسے آنے میں تاخیر ہوئی ہے تو ان کی مدد مہدی صاحب کے ذریعہ ہو جائے گی. بہت سارے ہمارے طلباء، ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو مدعو منت ہیں. بعد میں بہت سارے طلباء جو مخیر ہوئے ان میں بھی ہوں، تو میں نے ایک مخصوص سی رقم صدقہ کر لی، اس لیے کہ یہ صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، وہ بعد تک قیامت تک جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے غنی کی رحمت کرے، جنت نصیب کرے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ فیضان صاحب. ہم لوگ جب جامعہ میں تھے، میں جب جامعہ میں آیا تو جو فعال لوگ تھے، جو ایکٹیو لوگ تھے، ان میں کئی لوگ یہاں موجود ہیں. جلال بھائی تھے اور ہم شبلی بھائی تھے. ہم سب انہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. بہرحال سیکھے نہیں سیکھے کوئی رکھوا، لیکن یہ کہ یہ لوگ ہمارے تھوڑے صاحبہ بابا صاحبہ سے بات کہوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے اس وقت کے تجربات جو ہم لوگوں کا یونٹ کا تھا اس میں، اور جو کچھ بھی آپ کے تاثرات تھے ان کو بیان کریں. بہت شکریہ. میرے لیے یہاں پر آ کر کے بولنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ بہت لمبا ساتھ رہا ہے اور کافی گہرا تعلق رہا ہے. میرے خیال میں جب میں کالج میں آئی تھی، شاید 79 یا 80 کی بات ہے، تو میں اس وقت ایک دم نان پولیٹیکل، جسے چھوٹے سی لائٹ ہارٹیڈ لڑکیاں ہوتی ہیں اس ٹائپ کی، جس کو کوئی پالیٹکس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. تو اس زمانے میں انہوں نے رضال، ہمارے سینئر تھے، رضال نے اور گوپا کمار نے پورے جامعہ میں وال کی ہوئی تھی، پینٹنگ کی ہوئی تھی، جوائن کیا ہے سب. تو میں سے پڑھتی تھی کہ آصف کون ہے جس کو جوائن کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو میں بہت پریشان رہتی تھی کہ یار یہ کیا ہے، یہ آصف کون ہے. تو اتفاق سے میں کیونکہ غلام ربانی تاوان کی بیٹی تھی تو یہ فرض تھا کہ مجھے تو ضرور یقیناً سی پی آئی کی طرف جھکنا ہی چاہیے، کیونکہ میرے فیملی اور میرا گھر. اور یہ دونوں بالکل جسے کہنا چاہیے غزال اور گوپا دونوں نے مجھے گھیر لیا تھا چاروں طرف سے کہ بس کسی طرح نکلوں نہیں، میں ایسف میں جڑی ہوں. اس وقت مجھے اقبال میر صاحب کے پاس لایا گیا تھا، اور میں کیونکہ سر کو جانتی تھی جامعہ میں، جامعہ کے جیسے ہوتے ہیں ہمارے پرانے سارے ٹیچرز یا کوئی چچا، کوئی ماموں، کوئی اس طرح کے رشتے سے. لیکن جب میں وہاں گئی اور ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے ان کی گہرائی کا اندازہ ہوا، اور جس طرح سے انہوں نے بہت آہستہ آہستہ موٹیویٹ کر کے اس طرف لے جانے کی لجائے، اور ہم لوگوں کو جو ہمارا پہلا اس وقت ایک گروپ تھا جامعہ میں آصف کو بنانے کا، اس میں اقبال میر صاحب کا بہت اہم رول تھا. اگر وہ ہم لوگوں کو سپورٹ نہ کرتے آئیڈیالوجیکلی، فائنینشلی، مورلی، تو شاید ہم کبھی بھی یہاں پر کوئی ایک پولیٹیکل گروپ نہیں بنا سکتے تھے. اور مجھے بہت یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ بہت اچھا ایک ایٹماسفیئر بنانے میں میرے خیال میں ہم سبھی لوگوں کا بہت امپورٹنٹ رول رہا. سر کے ساتھ میرا کافی لمبا بی ایڈ میں نے کیا، تب بھی ان کے ساتھ میرا بہت انٹریکشن رہا. ایک چیز جو میں بہت قریب سے ان کو دیکھ کر کے سمجھی ہوں کہ وہ واقعی انسان بہت اچھے تھے. وہ شو آف نہیں کرتے تھے، نہ بہت زیادہ لمبی کیا کہنا چاہیے بحثوں میں پڑھتے تھے، نہ بہت لمبے کوئی وہ کرتے تھے، آپ کو واز دیتے تھے، لیکن بہت خاموشی سے، بہت
اس کے ساتھ آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور اٹھاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور اس میں آپ کہاں کھڑے ہیں اور کیا یہ مناسب ہے. یہ کچھ اس طرح کے سوالات تھے جو ذہن میں اٹھتے ہیں اور جس کے بعد آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس حالات میں اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دے یا اپنے آپ کو اس میں شامل نہ کرے, اس تحریک میں شامل نہ کرے. تو میں سر کی بہت کیا کہنا چاہیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ تعلیم دی, یہ راستہ دکھایا, اور اس لیے غزال کی بھی, کیونکہ غزال کا بھی بہت امپورٹنٹ رول رہا اس میں, امرجیت نیتی کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے میرے اس پورے کیریئر کے اندر. گوپا ہمارے بیچ نہیں ہے, میں ان کے لیے بھی افسوس ہے مجھے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم لوگ واقعی اقبال مہدی صاحب کو کوئی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی جو پولیٹیکل سمجھ ہے, ان کی جو آئیڈیالوجیکل سمجھ تھی, جس کی آج بہت سخت ضرورت ہے ان حالات میں, اس کو مضبوط کر کے آگے لے جانے کی ضرورت ہے. شکریہ. بہت شکریہ صاحبہ. جو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ 84 کے آس پاس جب میں جامعہ آیا تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت ہم لوگ, میں نے دیکھا کہ جامعہ بڑی مطلب پولیٹیکلی ایکٹیو یونیورسٹی ہوا کرتی تھی, اور مختلف قسم کے دوسرے لوگ بھی آ رہے تھے, نظریات بھی آ رہے تھے, ان کی آرگنائزیشن تھی, اور اس میں ہم لوگ اپنے طریقے سے چیزوں کو سمجھنے کی, دیکھنے کی اور ان سے مقابلہ کرنے کی اس میں لگے ہوئے تھے. اور اس وقت ایک شخصیت جو جیسے نے کہا کہ ہم جو تھے کاکا صاحب کی وجہ سے, اور میرے ساتھ یہ تھا کہ میرے کہاں اقبال مہدی صاحب سے تھا, لیکن رحمان صاحب میرے پھپھا ہوتے تھے, تو میں اس لحاظ سے تھا. تو غزال بھائی نے ہمیں دیا ہاتھوں ہاتھ, اور پھر اس کے بعد لے جانے کی کافی کوشش کی. اور غزال بھائی کی ایک خاصیت یہ ہے, میں تھوڑا سا کہ غزال بھائی کے جامعہ تحریک اور دونوں کا اتنا اچھا سمیکرن ہے, یا جیسے کہ یہ کمبینیشن ہے, اور رچی بچی ہے ان کے, یہ دونوں طریقے دونوں چیز. اور میں اب دیکھتا ہوں, میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید میں تو انسپائر ہوا ہوں اور بھی لوگ انسپائر ہوئے کہ اب اس میں جب یہ واپس آئے ہیں تمام زندگی کی جدوجہد کرنے کے بعد, ابھی بھی ہمارے غزال بھائی اپنی میں ہار تو کہیں ماننے کا سوال نہیں, لیکن ان کی جدوجہد جاری ہے, یہ بہت اچھا ہے, اس کا پروجیکٹ چلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو بہرحال اس تمید کے ساتھ میں غزال بھائی سے درخواست کروں گا کہ بہت ساری باتیں جو آپ نے اقبال مہدی صاحب کے ساتھ کے بارے میں مجھ سے شیئر کی تھی جب, تو وہ آپ اور لوگوں سے حضرات, خواتین و حضرات, بزرگ دوست, پرانے ساتھی, آج آپ سب سے ملاقات ہو رہی. ہمارے صاحب کے اس سلسلے میں جو کتاب لکھی گئی اس کے اجرا کے سلسلے میں آپ سے آج ملاقات ہو رہی. میں بہت سے آیا ہوں, چونکہ آیا کہ اس میں آنا کے ساتھ بھائی اس پروگرام میں ہو گئے, تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہوں. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ضرور آؤں. اقبال مہدی صاحب کی شخصیت کا معاملہ ہے تو یہ ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مجھے سے ان کے طالب علم کے لیے, کیونکہ میرے تو وہ مینٹر تھے, کہ میں کوئی مختصر بات گھنٹوں چاہیے, گھنٹوں بن کے دن چاہیے, اور آپ اگر مجھ سے بات کرتے رہے تو میں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں. مجھے یہ افسوس بھی ہے کہ میں کچھ لکھ نہیں سکا اس وقت, اتنی مصروفیت اور میں رویہ مستقبل ہے لکھنے کے لیے, اور وہ لکھنے میں کام ہو بھی نہیں سکتا لکھنا. اور جیسے انہوں نے بتایا ابھی عارف نے بہت ساری چیزیں کہ ان کے بارے میں جو میرے تعلقات ان سے ہے, جس طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت کی, تو میں اس
से ये मजाकन कह रहा हूँ कि बहुत सी तो ऐसी चीज़ें उनके मेरे बारे में जो मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि उनकी शख्सियत का ये कमाल था कि जो भी आदमी उनके करीब आया उसे ये लगने लगा जैसे आरिफ ने तो बात अपने लिए कही कि वो मेरे दिल के करीब है। हर आदमी यही समझता था कि वो मेरे दिल के करीब है। ये उनकी शख्सियत की एक बहुत बड़ी खासियत थी। इंसान जो जिस तरीके से वो दूसरे आदमी का कॉन्फिडेंस हासिल करते थे, चाहे वो छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो या कोई सा भी मसला हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, पर्सनल हो, आदमी ये समझता था कि इनसे ज़्यादा कोई भी आदमी मेरे करीब नहीं है और अगर कोई मसले का हल है तो यही बता सकता है। और इस तरीके से और वो मसले का हल बताया भी करते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई सामने कि जिसमें खुद इंटरवीन करते थे। तो सिलसिला यहाँ से शुरू होता कि मैं जामिया आया। जामिया आने का तो एक अलग वाक़या, वो तहरीक चल रही थी, मुल्क मिलत बचाओ तहरीक। उसमें फसादात जब हुए थे हिंदुस्तान में तो एहतजाज हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी भी उसके अंदर एहतजाज में शामिल थी। तो हम लोगों को यह सज़ा हो गई थी, इसमें तिहाड़ में भेज दिया गया था। ये बात 78 या 79 की बात है, एमरजेंसी के बाद की। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई लोगों से। प्रोफेसर ज़ियाउल हसन फारूकी साहब भी थे, मौलाना इसाक संदली साहब जो थे हम उनके साथ थे। तो जब मुझे पता चला, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप जामिया आइए और जामिया में दाखिला लीजिए। खैर बहरहाल वो दाखिला हो गया, लेकिन दाखिला लेने के बाद जो पहला मुझे मेरा इंटरेक्शन हुआ इस कैंपस में, वो जैसे अभी साहबा ने जिक्र किया, गोपा कुमार पानीकर। वो एक केरल के थे, कॉमरेड थे, जिनसे मेरा यहाँ सलाम दुआ हुई। वो तालिब इल्म थे। मसला ये था कि वो अंग्रेज़ी बोलते थे, मैं अंग्रेज़ी बोल नहीं सकता था। तो एक बड़ा ये था कि मैं कैसे उन्हें अपनी बात समझाऊँ और कैसे वो अपनी बात मुझे समझाएं। खैर बहरहाल ये तय हुआ कि हमें वहीं एक यूनिट बनाना चाहिए। तो वो यूनिट कैसे बने, कहाँ से हमें सपोर्ट मिले, तो ये पता चला कि जहाँ मस्जिद पे लाल झंडा लगा हुआ एक दफ्तर में, तो मैं और गोपा कुमार पानीकर 402 बस से हम जो गए वहाँ जामा मस्जिद, तो वहाँ लाल झंडा लगा हुआ था। हम उसमें चले गए और उनसे बताया कि भाई हम ऐसे ऐसे बाहर के हैं, हम स्टूडेंट और जामिया में हैं, तो आप हमें बताइए कि कौन आदमी हमारी मदद करेगा, कौन टीचर है। तो वहाँ पे हमसे बताया गया कि साहब एक इकबाल मेहदी साहब हैं, आप उनसे जाके मिलिए। तो इस तरीके से ये पहली मुलाकात थी मेरी कि मेरी उनसे मुलाकात हुई और हम और गोपा कुमार पानीकर मिले। और उसके बाद से जब तक मैं जामिया में रहा हूँ, कोई सा मसला ऐसा नहीं था कि जिसके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट न हो, जिसमें उन्होंने तरबियत न दी हो। चाहे वो पर्सनल मामला थे, मिसाल के तौर पर मैं इवनिंग के स्टूडेंट था, मुझे हॉस्टल नहीं मिलता था। उफरान तितवाई साहब जो थे वो वार्डन थे, तो खुद एक बार मैं सामने उनसे जाकर कहा कि मेरे को एक बार आप हॉस्टल अलॉट कर दीजिए। अब वो हॉस्टल अलॉट हो गया तो मुझे याद है 534 रुपये उसकी फ़ीस जमा करनी थी, पहली टर्म जो थी। अब वो फीस कैसे जमा हो, 100-150 रुपये जो घर से मिलते थे वो खा पी के और बाकी नसीब का उधार, तो इस तरीके से ज़िंदगी चलती थी। तो अब वो 534 रुपये में वो दे सकते थे शायद 534, लेकिन मुझे आज तक याद है जो उनका अंदाज था बात करने का कि एक बात है भाई, मैंने कहा क्या है, अच्छा एक काम करो मैं एक खत दे रहा हूँ लिख के, तुम ये बाहर आलम को दे दो जाके। बाहर आलम पारभाई हैं तो अकाउंट्स में थे पारभाई, और वो मेरी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा करके काटते रहेंगे हर महीने जो है ना। तो खैर वो हमने खत ले जाके दे दिया, हमने हॉस्पिटल लौट हो गया। 534 रुपये का इतना बड़ा दरख्त हमारा जो जमा हुआ, जो वो तो बहुत बड़ा अमाउंट था हमारे लिए कि भाई एक दफ़ा में मतलब इस तरीके के बहुत से। उसके बाद एक्सपर्जन हुआ मेरा, एक्सपर्जन में भी जाके उन्होंने कुछ टीचर से बात की। मतलब कोई सा भी मसला ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर वो एक जितने भी हम लोग थे वो हर एक के साथ यही था, उनका मेरे ही साथ नहीं था, वो जो दूसरे लोग थे उन लोगों के साथ भी यही था कि किसके क्या मसाइल हैं। और फिर हमें यहाँ तरबियत ऐसी दी गई कि सिर्फ ये नहीं था कि तो बाबियाना जोश है बस उसके अंदर एक झंडा उठाया चलना है, बल्कि पूरी तरीके से सोच और समझ। और जिस कल्चर में हम काम कर रहे हैं जामिया के कल्चर में, हमारे साथ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो डार्विन की थ्योरी से बात शुरू करते थे, कुछ और भी दूसरे तरीके के लोग थे जिन्हें जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली। लेकिन ये जो उनकी बात थी कि किस जगह आप काम कर रहे हैं और आपको वहाँ पर कैसे काम करना, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हम एक दफ़े पैम्फलेट बांट रहे थे तो हम पे लान तान हो गई, मारपीट हो गई, ये सब हो गई, तो बड़े डिप्रेशन में थे। कहने लगे क्या हुआ, मेरे साथ ऐसे तो बात है। कहने लगे तो इसके अंदर क्या बात है, अगर ये ऐसा हुआ तो आप अपना काम जारी रखिए। तो मुझे याद है उन्होंने कहा, कहने लगे तबलीग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए, उनके साथ क्या हुआ, उनको लोगों ने कितना सताया मक्के में, लेकिन उसके बाद भी क्या वो अपने मिशन से। यानी ये वो चीज़ें थी कि किस आदमी से उन्हें क्या बात करनी है और कहाँ पे कैसे। वो मुझे उन्हें पता था कि मैं एक फैमिली, मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मैं एक मजहबी फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने मुझे वही
انہوں نے جہاں پہ مینیفیسٹو کمیونسٹ پارٹی کا مینیفیسٹو بھی پڑھا ہے ہم سے اور پڑھ کے جو ہے اسے ڈسکشن کیے اس کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ بھی تھا. تو یہ سب چیزیں جو کہا بھی ہے صاحبہ نے بھی اور انہوں نے، تو یہ جو ان کی رواداری تھی اور جیسا ناصر صاحب نے لکھا بھی ہے اس میں کہ بھائی وہ ایک ان کا جو کمیونزم تھا اور نہ کمیونزم میں اس طریقے سے وہ کبھی پیش کیا انہوں نے کہ بلکہ ہر معاملے میں چاہے وہ مذہبی معاملات تھے ان تمام جذبات کا احترام کرنا، ان تمام چیزوں پر جو جامعہ کی رواداری ہے. اور اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا بہت دنوں تک. بہت سارے معاملات ہیں ایسے. میرے خیال سے روحی نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، یا میں نے کتاب نہیں پڑھی تو ابھی اس میں شاید وہ کہیں، وہ ایک فورم ہوا کرتا تھا، انہوں نے رمیش چندرا کا نام لیا اس کے اندر کہ انہیں یہاں بلایا، آل انڈیا پیس اینڈ سالیڈیرٹی آرگنائزیشن وہ تھا، اور پیرین رمیش چندرا اس کی جنرل سیکریٹری تھی. تو ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ کچھ پیلسٹینین ہی کوئی کاز تھا، اس پیلسٹینین کاز پہ کچھ لوگوں کو انڈیا سے ایک ڈیلیگیشن جانا تھا. تو اس میں بھی اقبال میرے ساتھ جو ہے نا الجیریا گئے، اور الجیریا وہ وہاں گئے، اس میں انہوں نے نمائندگی کی انڈیا کی. اب وہ کتاب میں مینشن ہے یا نہیں، تو یہ چیز مجھے یاد ہے. مجھے کیوں یاد ہے، مجھے الجیریا کیوں یاد ہے، مجھے خاص طریقے سے یاد ہے. میرا ایک اسکالرشپ تھا جب مجھے یہ ہوا کہ بھائی عربی پڑھنے کے لیے جو ہے نا یمن جانا چاہیے، ساؤتھ یمن میں، پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف یمن میں. تو میرا کیس پینڈنگ تھا، وہ 6 مہینے ہو گئے، سال بھر ہو گیا. اس کے بعد میں جامعہ سے چونکہ میں ایکسپیل ہو گیا تھا، تو اقبال بھائی صاحب نے کہا بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا. تو عربی پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ ہوا کہ یمن چلے جاؤ یونیورسٹی آف ایڈن میں. تو وہاں پہ جب وہ الجیریا گئے تو انہیں جو یمن کا ڈیلیگیٹ ملا، جو ایک بہت ہی سینئر گورنمنٹ کا، جو شاید وہ وائس پریزیڈنٹ لیول کا آدمی تھا اس کنٹری کا. تو اقبال بھائی صاحب نے اس سے کہا کہ نہیں بھائی ایسے ایسے بات ہے، اور ایک ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ جانا، اور آپ کے یہاں کیس پینڈنگ ہے. تو یعنی وہ الجیریا گئے ہوئے تھے. اگر انہیں یمن کا کوئی آدمی ملا ایڈن کا، تو انہیں یہ بات یاد تھی کہ غزال کا کیس ہے. جب وہ واپس آئے اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے ہے، اور وہ میں نے ان سے بات کی ہے، تو ہو سکتا ہے تمہارا جلدی ہو جائے. مطلب یہ تمام چیزیں ان کی شخصیت کو سمجھنے میں مدد کرتی کہ کس طریقے سے وہ یہاں لوگوں نے ہمارے ساتھ جب مار پیٹ بھی ہوئی، اس کے بعد پتہ چلا کہ پستول دکھا دیا کے ساتھ جو ہے نا ہم تو جان سے مار دیں گے اگر تم کیمپس میں رہو گے. مطلب ایسی چیزوں کا تھریٹ ہوا یہاں پہ، جو اس ٹائم کی پالیٹکس تھی. لیکن اس سب کے اندر بھی ایک حوصلہ ملتا تھا. اگر ہمیں صحیح قیادت نہ ملتی اور صحیح گائیڈنس نہ ملتی تو ہمارے دماغ میں بھی یہ آیا کرتا تھا یار اس کا گھر اڑا دو، اس کو مار دو، اس کے ساتھ گولی چلا دو. لیکن یہ سب چیزیں نہیں. انہوں نے ایک پولیٹیکل شعور جو ہم نے ڈیولپ کیا کہ کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرو، اور اس کے بعد فائنلی یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اچھا تم رکو ابھی، میں خود اس کے باپ سے جا کے بات کرتا ہوں. اب بتائیے کون آدمی ایسا ہوگا کہ جو آدمی ہمیں مارنے مرنے میں تلا ہوا ہے اس سے کہنا کہ اچھا تم رک جاؤ، پہلے مجھے اس کے باپ سے ادھر جا کے بات کرنی، تو میں بات تو کروں کہ بھائی وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. مطلب اس حد تک چاہے وہ پرسنل معاملہ ہو، وہ فیس کا معاملہ ہو، ہاسٹل کا معاملہ ہو، پولیٹیکل لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، ہر جگہ ان کا انٹروینشن رہا کرتا تھا. تو اس طریقے کی شخصیت تھی. اور ایک جملہ جو ہے وہ ان کے گھر میں بھی پتہ نہیں اب کس حد تک تھا، ان کے بچوں میں بھی ایک دو دفعہ یہ بات کہی کہ بھائی ہمارے ابا کے 2 دوست ہیں. بھائی یہ کیا بات ہے، الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم کے 2 دوست ہیں، ایک غزال میردی اور ایک محمد طالب بھائی جو وہاں ہے. کیونکہ ہوا یہ کرتا تھا کہ جب میں پہنچتا تھا یا طالب بھائی پہنچے تو اس کے بعد اگر کوئی بھی ہے تو یہ اٹھ کے اندر چلے گئے. ایک کام اور ان کے ذمہ دار انہیں پتا تھا، وہ کہیں گے بھائی روز ذرا چائے لاؤ بنا کے غزال ہے. مطلب یہ کام اور ایڈیشنل ہے جو ہے پہنچنے کے بعد میں پتہ نہیں یہ دل میں کیا سوچتی ہوں گے اس جی. اس کے بعد یہ تو یہ کہا جایا کرتا تھا کہ بھائی 2 دوست ہیں، ایک غزال میردی اور ایک محمد طالب. تو یہ پر ان کی جو تھی ان کی محبت شفقت جو ہے نا وہ بیان نہیں کی جا سکتی کہ کس طریقے سے بالکل اپنے بچوں کی طرح سے. اور میرے ساتھ نہیں ہے یہ جو بات ہے کہ صاحب کوئی ہمارے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ان کا یہ تھا، جس سے بھی وہ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں، جس کے لیے بھی ہے لکھنے پڑھنے میں مدد کرنی. ہم مضامین لکھ رہے ہیں انہیں دکھانا ہے، اس کے بعد وہ انہیں ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ سب سلسلہ رہا. اور اس وقت یہ وہ دور تھا کہ اسٹوڈنٹ کا جب مسز امرجیت کور یہاں موجود ہیں، ہم تو لوگوں نے دیدی کہتے ہیں، یہ آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جنرل سیکریٹری ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے مطلب اقبال بھائی صاحب پوری طریقے سے ہماری یونٹ کے انچارج تھے اور یہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے اقبال بھائی صاحب. تو دیدی کا بھی بہت زیادہ آنا جانا، مطلب رات میں دن میں کسی بھی وقت ان کا یہ تو کوئی تکلف ہی نہیں تھا. اگر 10-11 بھی بجے اور ہمارے بڑارے اور گھر پہ پہنچے تو اس کے بعد اچھا کھانا تو کھاؤ گے. اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ایک دم سے کھانا کھانے لگے، لیکن خاموش ہو گئے چونکہ سارے دن ایسے ہی گزرا.
अच्छा भाई वो एक चटनी रखी हुई और कुछ रोटी रखी हुई, मुझे ही बहुत अच्छी लगती, मतलब आप देखिए क्या, मुझे ही बहुत अच्छी लगती, मैं भी खा लूँगा तुम्हारे साथ, मुझे पता है कि वो खाना खाएगा वो उससे पहले। लेकिन इस तरीके से मतलब किसी भी इंसान को मतलब जो मैक्सिमम उसके लिए एक उनका जो रवैया था, जो दिल जीतने का, या आप समझिए वो उनका जो था ना वो उनके पास था। अब वो लिया है, उसके बाद मैं चाय बनाऊँ, मैंने नहीं सर आप चाय नहीं, मैं बना रहा हूँ चाय बना। मतलब कभी भी ये लगता ही नहीं था कि हम कभी किसी दूसरे घर में, जब भी उनसे बात हुई, जब भी उनके घर में कोई भी इस तरीके की हो रही थी, और पॉलिटिकली भी जहाँ तक उनका सवाल है, वो तमाम चीज़ें मजमूई तौर से जो उनकी शख्सियत है वो उस पॉलिटिकल नज़रिए की नुमाइंदगी करती है, जिस पॉलिटिकल नज़रिए को उन्होंने शुरू से लेकर और आखिर तक। और मुझे कुछ ये भी याद पड़ता, पता नहीं उनके बच्चों में, तो उन्होंने मुझसे एक दफ़ा ये भी बताया था, कुछ दिनों वो धामपुर में गिरे हैं, तो वो जो मेरे नेटवर्क के पास है कस्बा है, अब ये मुझे नहीं याद आ रहा इस वक्त कि वो किसी जॉब के सिलसिले में, लेकिन वो हाँ ये पढ़ाई के वो रहे हैं वहाँ धामपुर में जी। और उसके बाद तो पार्टी से वो शुरू से ही मुंसलिक हैं, वो फ्रीडम में भी, फ्रीडम मूवमेंट से पहले भी, और उसमें भी अंडरग्राउंड भी, और ये भी। और शायद पता नहीं किस हद तक ये बात जो है ना, और बताएंगे लोग ये दो नाम कैसे हो गए, इकबाल मेहदी और नासिर रज़ा, भाई इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन ना, हमसे बता दिया वो पार्टी ऑफिस में उनका पार्टी का नाम, हम यहाँ पूछते फिर रहे हैं, लोग बता नहीं रहे हमें कि भाई कौन है। तो ये शायद दो नाम भी इनके इसी वास्ते थे कि उस ज़माने में ये होता था कि भाई दूसरे नाम से लोग अपना निकनेम रख के अंडरग्राउंड हो जाया करते थे। तो इकबाल मेहदी साहब का ताल्लुक शुरू से पार्टी से रहा, और उस नज़रिए को उन्होंने पूरी तरीके से, उन्होंने कभी भी हाइड नहीं किया, हमेशा जो है ना उनकी शनाख्त जो थी ना वो कम्युनिस्ट लीडर की हैसियत से उन तमाम रिवायतों के साथ जो हिंदुस्तान की रिवायतें हैं, ये जो ख़ानदान की हैं, जो जामिया की हैं, वो बाकी नहीं, जैसे लोगों ने सबने कहा है, लेकिन अपने नज़रिए पर पुख्तगी उनकी जो थी, उसके अंदर कोई भी कभी भी कोई झोल या कौल व फेल में कोई तजाद उनमें कभी नहीं था। उनकी ज़िंदगी का हर अमल ये नहीं था कि बाहर कुछ कह रहे हैं और अंदर कुछ कह रहे हैं, नहीं, जो कहना है वही करना है। और ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती कि उसका अमल और फेल जो है ना वो एक होता, उसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं होता। तमाम प्रोग्राम्स में साथ जाना, और पार्टी के वो पहले यूनिट के इंचार्ज थे, वो थे मोइन साहब थे, उनका नाम और जो सज्जाद साहब के अलावा मंजूर साहब, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे मंजूर साहब, ये सब लोगों का एक यूनिट था यहाँ जी सैफी प्रेमी साहब थे, ये सैफी प्रेमी साहब। तो और दूसरी बात ये थी कि हमें सबसे मुतारिफ कराने में इन तमाम लोगों से, जो और भी जामिया में बहुत बड़ी तादाद थी प्रोग्रेसिव लोगों की, सब में, अब जैसे शकील साहब का था, अब वो पैम्फलेट लिखा गया तो उस ज़माने में तो टाइप भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो लोहे के उससे साइक्लोस्टाइल कराने के लिए, तो अच्छा कहने लगे वहाँ चले जाओ, हमें थोड़ी वो लगती थी, शर्म आया करती थी, मैंने यार फिर क्या शकील साहब ये फिर आ गया है ये करा लिखवाने के लिए, तो उर्दू में तो खैर, लेकिन ये सब चीज़ें तो उनकी वजह से, जो दूसरे साहब थे जैसे वली बख्श कादरी साहब थे, दूसरे लोग थे, उन सब लोगों से हमारा ताल्लुक इस वास्ते हुआ कि हम इकबाल मेहदी साहब के पास उन तलबा में थे जो आते जाते थे। चंदा मांगना हमें सिखाया कि भाई चंदा कैसे लो, उन्हीं टीचर से कहा करते थे, मैंने कहा सर आप कह दीजिए, बोले नहीं तुम खुद जाकर उनसे बताओ तुम्हें किस वास्ते चंदा चाहिए। जब चंदा हो गया उनसे ले लिया, उसके बाद वो पैम्फलेट भी उन्हें ले जाके देना कि साहब ये पैम्फलेट था इस वास्ते। तो वो पैम्फलेट लिखने का जो था वो शकील साहब का, वो उसे लोहे के कलम से लिख दिया करते थे और हम साइक्लोस्टाइल करा लिया करते थे। तो उस ज़माने में तो इतनी सहूलतें भी नहीं थी। बहुत सारे वाक़यात हैं, जब ये सिखों के साथ ज़्यादती हुई मिसेस गांधी के कत्ल के बाद में, तो यहाँ पे ये जो हॉस्टल के सामने यहाँ पे सब लोग आके खड़े हो गए, मेरे साथ भी थे, लोग सामान लूट के ला रहे थे। तो एक तरफ जो था जाकिर नगर की तरफ, उधर तो गुलाम रब्बानी तावा साहब मखदूम जो थे वो भी निकले, चूँकि उन्हें भी पता चला था कि इस तरीके से लोग माल लूट के। तो मुझे याद है मैं और जब्बार भाई साहब और हम लोग वहाँ खड़े हुए थे, हम तालिब इल्म तो थे, स्टूडेंट वहाँ सामने हॉस्टल के तालिब स्टेचू पे बिल्कुल सड़क पे, तो एक साहब कुछ रख के वो लेके आ रहे थे, उस पर मशीन ये क्या था साइकिल पे। तो मैंने कहा ये क्या चीज़ ला रहा हो तुम? बोले मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। मतलब वो आदमी ये कह रहा साइकिल पे, वो वॉशिंग मशीन थी। जब यहाँ लूट मार हो रही थी और उसके बाद चलाए जा रहे थे लोग, और उसके बाद कत्ल गारत करी के बाजार क्या होता, तो ये लोग सड़कों पे निकल के, मतलब ये था कि लूट का सामान इधर नहीं आना चाहिए, इधर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जाकिर नगर का और इसका। और हम लोगों से कहा गया कि जो भी हैं सरदार लड़के हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी हिफाजत के लिए जो भी हो सकता है, या इस किस्म की अफवाहें फैलाई गई थी, सरदारों ने जहर मिला दिया पानी में, ये कर दिया। मतलब हर जगह कोई से भी इशू हुआ है, उस इशू में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। यासिर अराफात में आए, उसके बाद बैरूत पे हमला हुआ। बैरूत पे जब हमला हुआ, ये शायद 82 की बात है अगर मुझे सही याद है, तो उसके बाद ये हुआ
अनवर जमात के भाई साहब यहाँ वाइस चांसलर थे कि भाई जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट फेडरेशन के आप क्या करेंगे? तो हमने कहा साहब हम भी कुछ करेंगे। तो और मेरे सामने तो भाई तुम कुछ सोचना चाहिए, क्या करोगे तुम? कहने कि तुम मतलब ब्लड डोनेशन हो सकता है यहाँ से, अगर कोई ऐसा इंतजाम है कि जब ब्लड यहाँ से अगर ब्लड हो रहा हो या नहीं है तो उसके बाद जो है ना तुम कोई फाइनेंशियल सपोर्ट में ये काम कर सकते हो। तो एक पैम्फलेट बाकायदा ड्राफ्ट हुआ और हमने हर घर में जाके नगर बटला हाउस, जब तो बहुत छोटा सा था जाके नगर बटला हाउस, और हर घर के अंदर हमने वो पैम्फलेट जो है ना पहुँचाया। तो बहुत जगह ऐसी थी कि अंदर से औरतों ने कहा कहने हमें पता था कि आप आएंगे 100 रुपये रख लीजिए, तो वो पहले ही लोग उनके यहाँ दे के चले गए थे। चूँकि ये सब हो गया था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो उस ज़माने में 18-20 हज़ार रुपये जो है ना हमने इकट्ठे किए थे, जो काफ़ी बड़ी तादाद थी। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि इकबाल भाई साहब ने कहा कि अब तुम जाओ वाइस चांसलर के पास। तो हम पहुँच गए थे भाई साहब के पास, चूँकि वो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट के वाइस चांसलर जो थे। तो कहने लगे तो जैसे उनकी आदत थी, क्या करा आप लोगों ने? इन्हें कहा हमने ये चंदा किया, हमने लोगों के अंदर पैम्फलेट बांटा। मैंने कहा अब ये तालीम थी एक बार मेरे साथ में, तो हमने उनसे कहा मैंने कहा और आप क्या कर रहे हैं? अब वो उसने एक दफ़ा यूँ सिगार वो पाइप लगाए तो मुँह में उन्होंने देखा कि स्टूडेंट, हमने उनसे पूछा मैंने आप क्या करेंगे? हमने तो कर दिया है। बोले मैं 1 दिन की तनख्वाह दूंगा। मैंने कहा तो एक सर्कुलर जारी करा दीजिए तमाम स्टूडेंट टीचर्स के लिए कि वो भी 1 दिन की तनख्वाह दें। बोले गुड, मैं भी कराता हूँ। बुलाओ से मतीन साहब सेक्रेटरी हुआ करते तो बुला के 1 दिन का सर्कुलर पूरे जामिया में जो है ना वो 1 दिन की तनख्वाह, मतलब ये सारी चीज़ें जितनी थी ये सब। और दूसरी उनकी बात ये थी इकबाल भाई साहब की, वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि कोई गूंगा स्टूडेंट उनके पास हो। मतलब वो उसे बोलना सिखाते थे, उसे प्रोवोक करते थे, और कुछ नहीं बात में ये क्या बात हुई भाई, मतलब अब वो ये क्या बात हुई भाई, अब जितनी बात हमने कही वो सारी बातें खत्म हो गई, ये क्या बात हुई भाई, यानी अब बोलना जो है लाजमी है। अब उसमें मतलब वो यही चाहते थे कि वो प्रोवोक करें लोगों को, जो हम जैसी नस्ल के लोग हैं, हम बोलें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें उसके अंदर कि भाई क्या, अरे ये सब चीज़ें जो थी। और हमेशा उन्होंने और जो नज़रिया था उस नज़रिए से जोड़ने के लिए जाहिर है कि हम स्टूडेंट फेडरेशन में काम कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे, हम इस वास्ते कर रहे थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट रुझान जो है वो बढ़े लोगों का, लोग जो है ना पार्टी के करीब आए, जो पार्टी की तहरीक है उसमें शामिल हों और हम उस तहरीक को आगे बढ़ें। ये हमारा काम था, उसी पे वो था, वो इस तरीके से हमने उनके साथ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं मेरा जितना उनके साथ उनके पास उनकी सरपरस्ती में जो वक्त गुजरा उसमें घंटों चाहिए उनके लिए ये सब चीज़ें बताने के लिए। लेकिन मुझे बहुत ही खुशी है कि उनके बारे में लिखा गया और रूही ने तो बहुत बड़ा काम किया। ये काम आसान नहीं है और सब लोगों को जमा करना और इन चीज़ों को लिखना और इसे तहरीर में लाना और सभी लोगों का, उसी की वजह से पूरे घर से उनके ऐसा ताल्लुक़ रहा कि कभी ये नहीं लगा कि इन लोगों से कि कभी भी ये कोई और है, ये हमारी बहनें हैं। अजीज़ भाई से भी बिल्कुल यही रहा कि जैसे अजीज़ भाई जो है घर पे पढ़ते हैं, अजीज़ भाई के भी यही था कि कभी भी हमारे मतलब वो तमाम चीज़ें जो है वो सब उनकी तालीम का हिस्सा थी। और वो एक सिंगल हैंडेड भी उन्होंने वो मेंटर की हैसियत से हमारे थी, जो उन्होंने सिखाया। मेरे साथ भी सहबा ने जैसे बहुत सारी चीज़ें बताई बिल्कुल, और गोपा कुमार पानीकर, ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसे हम लोग कभी भी अपनी लाइफ में फरामोश नहीं कर सकते। आज जो मेरी समझ है जामिया के बारे में और पॉलिटिकल समझ जो भी है, उससे इत्तफाक हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, इसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है कि जिस तरीके से उन्होंने एक जहन बनाया और काम करने का तरीका सिखाया। और शायद आज भी जैसे आरिफ ने कहा है कि आज भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ छोटा मोटा ग्राउंड पे, शिवली को इन लोगों को मालूम है, तो उसके अंदर या दूसरे लोग कर रहे हैं, मेरे अलावा साहबा हैं और लोग हैं, और जावेद अली खां हैं आजकल तो वो मेंबर पार्लियामेंट है, वो भी हमारे साथ हुआ करते थे स्टूडेंट फेडरेशन में। तो इन सब लोगों की शख्सियत के अंदर कहीं ना कहीं इकबाल भाई साहब की जो है ना वो कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं क्या बल्कि ख़ास तरीके से उनका जो है ना उसके अंदर वो मौजूद था। तो इसलिए मैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। आज इस प्रोग्राम में बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं उन्हें अपना इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ान भाई, बहुत अच्छी इंसाइट मिली उसकी और चीज़ों की। अब मैं मजीद गौर साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वक्त के जिस वक्त हम इलेक्शन के दौर में अपना कीमती वक्त निकाल के, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ऐसा वक्त चल रहा है, बड़ा अच्छा संघर्ष का वक्त है, तो और ये इम्पॉर्टेंट जगह पे है कि मेरे सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी की और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी
जनरल सेक्रेटरी है, तो इनकी मसरूफियत का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। इनका ताल्लुक सुभाष मेहदी साहब से उस वक्त से है जब ये कार्यक्रम मैं सही अगर हूँ तो स्टूडेंट लीडर थी और अपने स्टूडेंट लीडरशिप कर रही थी। उस वक्त से सुभाष मेहदी साहब से इनका ताल्लुक, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप प्लीज़ तशरीफ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया रूही कि तुमने याद किया, मुझे बताया कि अपने अब्बू के लिए इस फंक्शन को कर रहे हो और किताब रिलीज़ करनी है। पहले तो रूही का फ़ोन आया, अननोन नंबर था, तो हम जैसे लोगों को अननोन नंबर से बड़ी गालियाँ भी पड़ती हैं आजकल, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि हम अपने ओपिनियंस रख रहे हैं। तो अननोन नंबर मैं ज़्यादातर उठाती नहीं हूँ, मैंने रूही का फ़ोन भी नहीं उठाया। लेकिन फिर उसी नंबर से मैसेज आया, मैंने जल्दी से नंबर सेव किया कि अच्छा रूही का मैसेज है। और फिर उस मैसेज के साथ ये मैसेज आया कि उनके 100 बरस पूरे होने पे किताब रिलीज़ होगी और आप आएँ। मैंने बताया मैं तो इलेक्शन कैंपेन में घूम रही हूँ उधर उधर। उन्होंने कहा हाँ बहुत ज़रूरी काम है, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप दिल्ली में होंगी तो आप आना। फिर मैंने सोचा मैं प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग जो मेरी नेक्स्ट है वो इस ढंग से करूँ कि मैं 22 को यहाँ आऊँ। सही मेरी पॉइंट कि मुझे होना चाहिए यहाँ पर, और मैं यहाँ पहुँची हूँ। मेरी उनसे मुलाकात 72 में हुई थी, 72 में, जब मैंने पहली जेल कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो कॉल था, उस जेल से मैं बाहर निकली। 10 दिन की जेल थी। उस समय मैं बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कॉल था पूरे देश भर के अंदर होलसेल ट्रेड टेक ओवर करो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दो, खाने वाली चीज़ों पे कंट्रोल करो, डी होर्डिंग करो, गरीब के घर में अनाज पहुंचना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया का मूवमेंट था, जिस मूवमेंट में बहुत सारी जगहों पे फायरिंग भी हुई थी, कुछ लोग मारे भी थे। दिल्ली के अंदर भी वो 10 दिन चलना था। 2 अक्टूबर से वो शुरू हुआ, और तब अभी मैं कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं थी, पर मेरे घर पे एक साथी आए और मेरे फादर से बात करने के बाद धीरे से मुझे साइड में ले गए, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं स्टूडेंट्स मूवमेंट में बहुत एक्टिव हूँ। मैं स्कूल टाइम से ही एक्टिव थी, और पहली हड़ताल मैं 15 साल की थी जब स्कूल में हड़ताल लीड की थी। मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो मैं पहले साल ही इलेक्शन भी लड़ी और जीती भी, तो मैं ऑलरेडी स्टूडेंट मूवमेंट में थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के वो साथी थे, मेरे फादर से मिलने के लिए आए, मुझे नहीं मालूम था, मुझे साइड में ले गए, बोले तुम बहुत एक्टिव हो यूनिवर्सिटी में। उनका हाँ जी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का कल से प्रोग्राम हो रहा है, शामिल होगी, जेल हो सकती है। मैंने कहा हाँ मैं होंगी शामिल। तो ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को लेके पहुंचो तुम। और 4 विंडसर प्लेस जो सीपीआई का पार्लियामेंट्री ऑफिस होता था, वहाँ से वो जुलूस पटेल चौक तक जाना था, वहाँ गिरफ्तारी देनी थी, और पहले दिन का जो जत्था था वो बीडी जोशी ने लीड करना था। तो मुझे बोले अभी मत बोलना घर में, कल तुझे निकलने ना दे कोई तो तुझे मैंने बता दिया, आगे तेरी मर्जी। और मैं फिर अगले दिन पहुंच गई, और फिर मेरी पहला जत्था ही गिरफ्तार हुआ जो 10 दिन जेल में रहा। बाकी दिन के जत्थों को हर रोज वो गिरफ्तार कर रहे थे, छोड़ रहे थे। तो वो मेरी जो जेल टर्म थी वो मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। बहरहाल उसकी बहस में मैं ना जाऊं। जब मैं वहाँ से बाहर निकली, उसके बाद मुझसे कहा गया कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया में, इसमें तुमको काम करना है। मैंने कहा अच्छा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो मैंने शुरू किया, मैं कैंपस में काफ़ी पॉपुलर स्टूडेंट लीडर थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में, और उसके साथ साथ फिर मैंने साउथ कैंपस और दूसरी जगहों पे जाना शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी, वहाँ प्रोफेसर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन लोगों के पास मुझे भेजा गया कि आप बातचीत करके आओ।
यहाँ मुझे जब आना था तो मैंने पूछा मैं किन से मिलूँ जाके, तो कॉमरेड इकबाल मेहदी का नाम लिया गया। और एक वो कॉमरेड मन्ना पास में बैठे तो बोले अच्छा नासिर के पास भी, किसके पास भेज रहे हो मुझे? अरे वो वही है तो मैंने कहा अच्छा, ये जो आपने कहा ना 2 नाम, तो बाद में मैंने जिज्ञासा में पूछा भी तो मुझे बताया गया कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, यूनिवर्सिटी जॉब्स में हैं, उनके ऊपर अंकुश लग सकता है, उनकी जॉब्स जा सकती हैं, इसलिए अंडरग्राउंड नेम होते हैं, उस वजह से 2 नाम भी होते हैं लोगों के। तो ये हमें तब मालूम हुआ। तो मेरी उनसे उस मुलाकात के बाद बहुत कुछ जो रूही ने यहाँ कहा और बहुत कुछ जो सहबा ने कहा और कुछ तफसील से गिजाल ने भी बताया, वो सब कुछ उनकी शख्सियत का हिस्सा है। तो मैं उसको रिपीट ना करूँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे वो इंसान थे, सेकुलर, डेमोक्रेट, ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने वाले वो इंसान थे। दूसरा, चूँकि वो ह्यूमन राइट्स में यकीन करते थे तो नेचुरली वो ये जानते थे कि वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, तो उन्होंने अपनी बच्चियों को खुल करके तालीम लेने में और ज़िंदगी में आगे बढ़ने में जो है पूरा रास्ता उनको दिया, पूरी उनको मौका दी। और रूही को अगर आंसू निकल आए कि वो इस जगह पे उनको देखना चाहते थे लेकिन तब नहीं देख पाए, तो उसी से समझ में आती है कि उनकी तबीयत कैसी थी, कि लड़का हो लड़की हो सबको आगे बढ़ना है और सबको मौका देना है। तो ये जो जेंडर जस्टिस की डिस्कोर्स की बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं, वो प्रैक्टिकली जी रहे थे उस चीज़ को। और उन्होंने मेरे से मेरे जेल के अंदर की बहुत सी बातें मेरे से पूछी, क्या रहा एक्सपीरियंस, क्या नहीं रहा। और फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ कहा गया है कि यहाँ स्टूडेंट फेडरेशन खड़ी करनी है, तो आपने मदद करनी है। बोले मैं तो इंतज़ार में ही था, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम आई हो। और तब अभी शुरू के अंदर कोशिशें हो रही थी, इक्का दुक्का लोग कोई जुड़ते भी थे, लेकिन असल में जब गिजाल और इनके साथ की टीम आई तो तब हमारा उभार यहाँ जामिया मिलिया में AISF का हो पाया। शुरू में कोशिशों में नहीं हो पा रहा था। तो कॉमरेड इकबाल मेहदी, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, किसी के एडमिशन से लेके एडमिशन हो गया उसके बाद प्रॉब्लम से लेके कुछ भी, तो मैं स्टेट की AISF की 1974 से 1979 तक डिफरेंट पोजीशंस में थी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की। कुछ टाइम जनरल सेक्रेटरी थी, कुछ टाइम मैं प्रेसिडेंट थी। तो नेचुरली हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फेडरेशन होना चाहिए, उसके लिए ढूंढती थी। तो जामिया मिलिया में ले दे के इन्हीं का नाम होता था कि उनके पास जाओ, सलाह करो और उसके बाद देखो कि क्या करना है। तो स्टूडेंट्स का भी अगर फ़ोन आता था कि ये प्रॉब्लम यहाँ आ गई थी, तो मैं कहती थी अच्छा कॉमरेड इकबाल मेहदी के पास जाओ। उनकी टीचर्स की पार्टी ब्रांच होती थी और उस टीचर्स की पार्टी ब्रांच में भी वो कई बार मुझे कहते थे तुम आओ और बैठो, और उन ब्रांचेस को भी मैंने अटेंड किया। कर्मचारियों के बीच में भी ब्रांच थी कम्युनिस्ट पार्टी की, और कॉमरेड इकबाल मेहदी उस ब्रांच को भी हेल्प करते थे, गाइड करते थे। और कम्युनिस्ट पार्टी के किसी भी मूवमेंट में, नॉट ओनली PWA, नॉट ओनली एप्सो, किसी भी मूवमेंट में जो कम्युनिस्ट पार्टी की होती थी, किसी भी मैस ऑर्गेनाइजेशन की होती थी, कॉमरेड इकबाल मेहदी का उसमें रोल रहता था। तो उनके साथ मैं ये कहूँगी कि आई शेयर व्हाट हैज़ बीन टोल्ड अबाउट हिम। मेरा उनके बारे में यही एक्सपीरियंस है। बहुत ही पॉलिटिकली मैच्योर्ड साथी थे, और ठीक ही किताब का नाम रखा मर्द मुजाहिद, ठीक रखा आपने। और आज की डेट में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। उनकी पीढ़ी ने नेक्स्ट जनरेशन्स तैयार करने में रोल अदा किया, ये है उनका कंट्रीब्यूशन। उनके लिए इस किताब का निकलना, इस इकट्ठ का होना, इस किताब का बाद में चर्चा होना, उस किताब के ऊपर और लोगों को मोटिवेट होना, ये निहायत ज़रूरी है। उस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है कि उस किस्म की शख्सियतें जो नेक्स्ट जनरेशन्स को तैयार कर सकें, प्रिपेयर कर सकें।
بہت اس چیز کی آج کمی محسوس ہو رہی ہے. اور آج کے دور میں آج تو 22 تاریخ ہے, 3 دن بعد پولنگ ہے دلی میں. لاسٹ پولنگ 1 جون کو ہونے والی ہے, اور ہم سب لوگ یہی اچھا رکھتے ہیں کہ جو کامریڈ اقبال مہدی کی سوچ تھی, جو سمجھ تھی, جو ان کا راستہ تھا, جس طریقے کے وہ ہندوستان کی تصویر کو امیجن کرتے تھے اور چاہتے تھے, اس راستے کی طرف بڑھنا ہے تو نہایت ضروری ہے جو موجودہ حکومت ہے اس کو کرسی سے باہر کیا جائے. کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ 1947 میں ان کے ریلیٹیوز کہہ رہے تھے ہمیں پاکستان جانا ہے, اور انہوں نے طے کیا کہ یہاں رہنا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک کتاب ہے. اس ٹائم میں 1947 میں 47 سے جسٹ پہلے یا 47 کے پیریڈ میں جب قتل و غارت چل رہی تھی, اس سمے میں کہنا کہ میں سیکولر انڈیا میں رہوں گا, یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اور اسی سیکولر انڈیا کے اوپر کالے بادل ہیں. اور جس ہیومنزم کی ہم بات کر رہے ہیں اسی ہیومنزم کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے. ابھی بھی میں آفس سے جب نکلی ہوں تو ہمارے AITUC کے ساتھیوں کو ہم نے آل اوور انڈیا میں ہدایت دی, جس کی میں جنرل سیکریٹری ہوں, کہ مزدور بستیوں میں جا کے, مزدور علاقوں میں جا کے AITUC کی طرف سے آپ کو کیمپین کرنا ہے کہ BJP کو ہمیں اپدست کرنا ہے, ہمیں سیکولر انڈیا کو بچانا ہے, ہمیں انڈین کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے, ہمیں ہیومنزم کو بچانا ہے. ڈیموکریٹک رائٹس کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہے تو ہمیں اس سب کے لیے چلنا ہے. تو ہمارے ساتھیوں کو جس ڈھنگ کی دھمکیاں آ رہی, دلی میں بیٹھا میرا کولیگ کو وائس پریزیڈنٹ ہے, ون آف دی وائس پریزیڈنٹ ہے AITUC کا, کل وہ وہاں پر اپنی اسٹیٹمنٹ بنا کے بھیجا کہ وہاں پر سرکولیٹ کر دو, اور ان ساتھیوں کو گائیڈ کر رہا ہے, کیونکہ ہم سینٹرل آفس سے گائیڈ کر رہے ہیں. آج اسٹیٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ورکرز آرگنائزیشن میدان میں اتری ہے کہ نہیں اتری. کسان موومنٹ اور ورکرز موومنٹ دونوں مل کر کے اس وقت میدان میں ہیں اس گورنمنٹ کے خلاف. تو ہمارا کل وہ بھیجے اور رات میں ان کو دھمکیاں آ رہی وہاں جو کینڈیڈیٹ ہیں, اور آج میں پھر ان کی FIR درج کرانے کے چکر میں یہاں بیٹھے ہوئے وہاں کے DGP کو بھیج کے تو میں وہ کام نپٹا کر کے آئی کہ آپ الیکشن کے اندر انڈیپینڈنٹ اوپینین نہیں رکھ سکتے. آپ ہمارا وروਧ کرو گے تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں, بعد میں نپٹ لیں گے, آج نپٹ لیں گے, کل نپٹ لیں گے. تو جس کے لیے وہ زندگی جیے, جس زندگی کو منانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں, اس زندگی کی ساری ویلیوز داؤں پہ لگی ہیں. تو ان کو یاد کرنے کا معنی تو یہ ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور کہیں کامریڈ اقبال مہدی ہم ہیں, ہم آپ کی ٹارچ کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. کوئی بھی ہو, ہم کمیونسٹ پارٹی سے ہمدردی رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں, کانگریس میں ہو کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں ہو, آج وہ ایشو ہی نہیں رہ گیا ہے. آج ایشو ہی سمپل اور سیدھا ہے کہ اگر کنسٹیٹیوشن کو نہیں بچا پاؤ گے تو پھر یہ ملک کئی ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. تو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کی سیاست اس ٹائم میں شروع کی جب برٹش امپیریلزم کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی تھی, وہ آج کرسی میں ہے اور وہ دوسروں کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ بولتے ہیں. سورکر نے ہی تو کتاب لکھی تھی نا, انہی کے لوگوں نے لکھی تھی کہ ہندوستان کو جو ہے وہ ہندو اور مسلمان 2 دیشوں میں بانٹنا چاہیے. تب تو انگریزوں نے بھی صرف بانٹو اور راج کرو کر رہے تھے, لیکن 2 ملک بنانے کی بات نہیں کی تھی 30s میں. تو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کی بات کی, جنہوں نے سیدھے سیدھے کہا کہ ہماری انگریزوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے, جنہوں نے نیشنل فلیگ کی ہولی جلائی پیروں کے نیچے کچلا, جنہوں نے کوئٹ انڈیا موومنٹ کے نعرے کو سپورٹ نہیں کیا, جنہوں نے 47 آتے آتے دنگا فسادی کے ماحول کو پیدا کر دیا, کھڑا کر دیا, اس میں کھڑے ہو گئے, آج وہ حکومت میں ہیں. تو اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں یہاں ضرور پہنچوں, ان کی زندگی کو ہم سیلیبریٹ کریں, اور سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم عہد لیں کہ رکیں گے نہیں, تھمیں گے نہیں, بڑھیں گے. اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ لڑائی جنتا بنام PM ہو گئی ہے, اور اب کوئی وہ یہ بھی نہیں رہ گیا کہ انڈیا ورسز NDA ہے.
इंडिया पॉलिटिकल ग्रुप वर्सेस एनडीए, बहुत सारी जगहों पे तो पब्लिक हैज टेकन इट ऑन इट्स शोल्डर्स। ये लड़ाई आस्ता आस्ता कुछ एरियाज के अंदर बनी है, तो पॉलिटिकल फोर्सेस फेल भी हो रही हों, लोगों पे यकीन रखना ये हमारे कॉमरेड इकबाल से कोई सीखे, लोगों पे यकीन रखना। तो लोग आज उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस मौके पे इस किताब का आना, उनको याद करना, उनकी ज़िंदगी के पन्ने फरोल करके उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे नई नस्लों को, नए लोगों को सिखाया करा, उस सब को याद करना एक ताज़ा हवा की तरह है। तो मैं चाहती ही थी कि मैं ऐसी फ्रेश एयर के झोंके यहाँ से लेके जाऊँ, क्योंकि बहुत तनाव में हम लोग काम कर रहे हैं सुबह शाम, चाहे वो पार्टी के तौर पे हो, चाहे ट्रेड यूनियन के तौर पे हो, चाहे जो हमारे सर्कल से बाहर है उनके साथ जो बीत रहा है उसके तौर पे हो। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी तकलीफ होती कॉमरेड इकबाल मेहंदी को कि बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया। कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती उनको जब वो देखते कि मणिपुर में बच्चियों के साथ क्या हुआ, पीएम ने मुंह नहीं खोला। कितनी तकलीफ होती उनको ये जान के कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बच्चियों के साथ जो किया गया, जिन्होंने किया वो चुप करके जाके फिर इलेक्शन कैंपेन में बिजी थे। कैसी कैसी तकलीफ वो महसूस करते जब साक्षी मलिक और विनय फोगट को सड़कों पे घसीटा जा रहा था दिल्ली के अंदर। अब उसका केस शुरू हुआ ब्रिजभूषण का। तो ऐसी सिचुएशन में वो बहुत तकलीफ में होते। मैं समझ सकती हूँ। जब हम उनसे बहुत कुछ सीखे जाने, वो सीनियर थे हमारे उम्र के अंदर, फिर भी मुझे कहते थे कि नहीं तू मेरी लीडर है। मैं कहती थी ऐसा कैसे बोलते हो आप? नहीं नहीं तू मेरी लीडर है। जब मैं आसिफ की जनरल सेक्रेटरी हो गई मुझे बोलते थे नहीं तू मेरी लीडर है, मैं लीडर नहीं। मैंने कहती थी नहीं आप हैं, आप नई पीढ़ियों को तैयार कर रहे हैं। तो हमारी बहुत सी हल्की फुल्की बहसें भी होती थी, लेकिन मैं हमेशा बहुत वैल्यू करती थी उनको, क्योंकि मैं समझती थी कि ये आसान काम नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन में से कैडर्स को निकालना, उनको तैयार करना जो पूरी ज़िंदगी उन वैल्यूज़ को फिर निभाएंगे। ये बहुत मुश्किल काम है और उन्होंने वो काम किया। पढ़ाने का काम, किताबें पढ़ाने का काम, ऑफिस का काम बहुत लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट जनरेशंस को प्रिपेयर करना, रास्ता दिखाना, ये बहुत कठिन काम है। उस काम को कॉमरेड इकबाल मेहंदी ने किया। मैं उनको शत शत नमन करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, उनको लाल सलाम बोलती हूँ। और मैं चाहूँगी कि आज के फंक्शन की एक रिपोर्ट ब्रीफ सी बनाइए, वो न्यू एज में छपनी चाहिए, मुक्ति संघर्ष में छपनी चाहिए, वो हमारा जो ट्रेड यूनियंस का ट्रेड यूनियन रिकॉर्ड निकलता है उसमें छपनी चाहिए। वो आ जाएगा तो जितने हमारे रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं, डेली न्यूज़पेपर्स, हम उसमें भी भेजेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को आज के मौके के ऊपर याद करना, उनको फैलाना, नेक्स्ट रीडर्स भी पढ़ें उसको, उसमें वो इंटरेस्ट लें, वो ज़रूरी है। ये मेरी आपसे ताकीद रहेगी कि आप उसको कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि जिन जिन लोगों को उन्होंने तैयार किया, जिनमें से कुछ को मैं इस वक्त देख पा रही हूँ, दो को सुन भी ली मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप प्रोग्राम कर रहे हैं आगे, तो आपने भी उनके बारे में बोला। तो ये सब कहते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतनी देर मेरी बात सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल मेहंदी साहब की शख्सियत को उनकी रेफरेंस बनाते हुए आपने हमें पूरे ग्राउंड की रियलिटी से और इस वक्त के हालात से वाकिफ कराया। और मुझे एक हिस्सा जो हमारी ज़िंदगी में है वो ये है कि हम छोटा सा जामिया हमारा छोटा हुआ करता था, अब तो नहीं है। तो ये हम इसको कहते थे जामिया बिरादरी, और थोड़े से लोग होते थे और उसमें सब एक दूसरे से जुड़े होते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जामिया बिरादरी की नुमाइंदगी करते हुए मैं प्रोफेसर गजनफर ज़ैदी साहब से कहूँगा कि वो इकबाल मेहंदी साहब और उस वक्त की अपनी यादों को हमारे साथ शेयर करें। तशरीफ लाइए गजन भाई, हम सब की नुमाइंदगी आपको करनी है। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।
اقبال مہدی صاحب کا ذکر بہت دیر سے ہو رہا ہے، اور میں نے تو ان کو خالو ابا کے نام سے جانا اور خالہ امی کے نام سے جانا، جو ہمارے گھر میں ان کا تعارف تھا، اور بڑا خوبصورت تعارف تھا۔ میری جو بھابھی ہیں، مجھ سے بڑے بھائی کی، وہ ان کی بھتیجی ہیں، اور مستقل ان کے یہاں آنے جانا اور ان کا ہمارے یہاں آنا جانا رہتا تھا۔ تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمارے گھر کے بہت ہی اہم فرد ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے آج جانا ناصر رضا صاحب، آج۔ اس سے پہلے میں نے یعنی دو تین لوگوں نے جس انداز سے ان کا تعارف کرایا ہے، جس قدر عظیم شخصیت کا تعارف آج کرایا گیا ہے، وہ شاید مجھے نہیں معلوم تھا پہلے اتنا سب کچھ، لیکن آج پتہ چلا، اور میں بہت خوش قسمت ہوں، روحی کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب کا اجرا کروا کے ہم سب کو ان سے متعارف کرایا۔ میں بس بہت لمبا چوڑا مجھے بولنا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت اچھی اچھی باتیں لوگ کہہ کے گئے، میں شاید اس وقت نہیں ہے بولنے کا، صرف مجھے یہ کہنا ہے ایک چھوٹی سی بات کہ وہ جب ملتے تھے تو جامعہ کے وہ واحد شخص تھے، پوری جامعہ برادری کے واحد شخص جو مجھے گلے لگا کے ملتے تھے۔ یعنی مجھے جامعہ میں کوئی ایسا نہیں ملا جو گلے لگا کے ملتا ہو، وہ واحد شخص ہے جو گلے لگا کے ملتے تھے، اور وہ گلے لگانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کیا محسوس ہوتا تھا جب وہ گلے لگاتے تھے۔ تو اس لیے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ واقعی اگر کمیونزم اسی کا نام ہے کہ اس انداز سے خدمت کرنا، تو کیا بات ہے، بہت ہی شاندار بات ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کسی نے شاید یہ ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کی کتنی خدمت کی ہے، اس قدر زیادہ خدمت کی ہے کہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھ کے سوچ نہیں سکتے۔ میرے ایک یعنی ان کے جو بھتیجے، مجھے یوں کہنا چاہیے، وہ پورے انجینئر بنے، اسکول سے لے کے اور انجینئرنگ تک انہوں نے ان کی ذمہ داری لی اور انہیں ایک بڑی منزل پر پہنچایا۔ یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، اور یہ تو اس میں تو بڑی نمایاں بات نظر آئی، لیکن جو چھوٹی چھوٹی مدد کرتے تھے، زال صاحب نے بتایا کہ وہ جو باقی لوگوں کی مدد کرتے تھے، خاندان کی بھی ایسی مدد کرتے تھے، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس کی کیا مدد کر دی انہوں نے۔ مجھے کہنا چاہیے کہ واقعی ہم لوگوں میں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ ان کو ان کے جو یہ مشن تھا اس کو آگے بڑھائیں، اور بڑی اچھے انداز سے انہوں نے جس انداز سے زندگی گزاری اپنی، خاص طور سے میں ان کا اس معنی میں تو اسٹوڈنٹ نہیں رہا کہ ان سے کچھ جو سبجیکٹ تھا وہ سیکھتا، لیکن ہاں ضرور یہ بات نہیں کہ ٹیچرس کالج میں 2 سال تھا تو بہت اچھی طرح سے میں نے ان کو قریب سے دیکھا، جس انداز سے وہ لوگوں میں اپنی ایک الگ شخصیت رکھتے تھے۔ اسی میں نے شکیل اختر صاحب کی جو کتاب پڑھی جس میں ان کا ذکر ہے خاص طور سے، اس سے بھی مجھے اندازہ ہوا کہ شکیل صاحب نے کتنی خوبصورت چھوٹے چھوٹے جملوں میں جو باتیں کہی ہیں وہ بہت اہم باتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جب کتاب ملے تو ضرور وہ آرٹیکل پڑھیے، مجھے نہیں پتا باقی آرٹیکلس اس سے بھی شاندار ہوں گے، ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھے ہوں، لیکن ان کا آرٹیکل بہت اہم ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک عام انسان جس کو ہم روز دیکھتے ہیں اس کی گہرائی کتنی ہے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ ان کے لیے دعا ہوں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ شکریہ غزنفر بھائی۔ میں احمد دوں گا پروفیسر اختر صدیقی صاحب کو، جو کافی لمبے عرصے تک ان کے ساتھی رہے، ان کے ساتھ کیا اور بہت قریبی تعلق گزرا رہا، تو اقبال مہدی صاحب کے بارے میں اپنے تاثرات اور یادیں ہم سے شیئر کریں۔ اس سے پہلے کئی حضرات خواتین یہاں بہت ہی اچھے پیرائے میں سید اقبال مہدی ذیلی صاحب کو خراج عقیدت پیش کر چکے ہیں۔ میرا تعلق براہ راست تو سید اقبال مہدی ذیلی صاحب سے قریب کا تھا اور ایک استاد کا بھی تھا۔ پہلے
وہ میرے استاد رہے 1973 میں جب میں نے BEd جوائن کیا، اور اس کے بعد جب میں نے 1977 میں ٹیچرس کالج جوائن کیا تب سے وہ ریٹائر ہونے تک اور اس کے بعد بھی ہمارے ساتھی رہے، اور اتفاق سے وہ وفاق منزل میں جہاں کہ میں رہتا ہوں وہیں انہوں نے بھی اپنا مکان بنایا. اس کے بعد وہ ہمارے پڑوسی بھی رہے اور بہت سے معاملات میں وہ ہم لوگ ان سے انٹریکٹ بھی کرتے رہے. تو جب میں یہاں پڑھتا تھا BEd کر رہا تھا تو والد مہدی صاحب وہی نے یہاں بتایا کہ وہ پیپر اینڈ کارڈ بورڈ کرافٹ پڑھاتے تھے. اس کے علاوہ وہ ایک سبجیکٹ اور پڑھاتے تھے، سائیکالوجی میں ایم اے کیا ہوا تھا انہوں نے. وہ میجرمنٹ اینڈ ایویلویشن کا پیپر بھی پڑھاتے تھے جو الیکٹیو پیپر ہوتا تھا، آپ کی چوائس ہوتی تھی، بہت سے الیکٹیوز ہوتے تھے. اتفاق سے میں نے بھی میجرمنٹ ایویلویشن کا پیپر آؤٹ کیا تھا، تو اس سلسلے میں اقبال مہدی صاحب سے میرا تعلق ہوا اور یہ محسوس کیا کہ وہ نہایت محنتی استاد ہیں، نہایت مشفق استاد ہیں. اور میرے کو یاد ہے ان کی چائے پینے کی عادت تھی بہت زیادہ، تو لیکچر کے شروع میں وہ گیپ ہوتا تھا اس وقت چائے آ جاتی تھی، اور وہ سگریٹ بھی پیتے تھے رول کیا ہوا اپنے ہاتھ کا. تو وہ سگریٹ جو ہے وہ رکھا ہے کہ وہ بجھ جاتا تھا اور چائے جو ہے وہ پورے پیریڈ میں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد کہیں جا کے وہ ایک آدھ گھونٹ اس میں سے لیتے تھے. اور اس قدر غرق ہو کے گفتگو کرتے تھے وہ ہم لوگوں سے، میجرمنٹ ایویلویشن میں نوٹس بنا کے لاتے تھے، اس پر گفتگو کرتے تھے. بہت دلچسپ تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ میں جب یہاں سے پاس آؤٹ ہوا اور اس کے چند دنوں کے بعد میرا اپوائنٹمنٹ جامعہ کے اسکول میں ہو گیا، سیکنڈری اسکول میں 1975 کے آخر میں. تو میں وہاں پڑھانے لگا. یہاں طلبا بیٹھی ہوئی ہیں اس زمانے میں، یہ وہاں طالب علم تھے 9th کلاس میں. ان کو براہ راست تو میں نے نہیں پڑھایا ہوگا، لیکن میں ان کو دیکھتا تھا. ایک بڑی ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھی اور بہت ان کا ہوا کرتا تھا اسکول میں. تو 1977 میں پھر جامعہ ٹیچرس کالج میں میرا اپوائنٹمنٹ ہوا، پھر میں وہاں گیا. اس کے بعد ان سے کافی قربت ہوئی. ایک واقعہ میں ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوگا آپ کو. جس دن میں یہاں جوائن کرنے کے لیے ٹیچرس کالج آیا تو ٹیچرس کالج کی جو پرانی والی عمارت تھی جس کی شکل اب بگاڑ دی گئی ہے پلاسٹر کر کے، وہ ایک اینٹ والی بریک فنش والی جو عمارت تھی، اس کے محراب میں جب بیچ کے راستے سے میں گزر کے، کیونکہ وہاں دفتر تھا وہیں پرنسپل صاحب بھی بیٹھے تھے، سریش شکلا صاحب تھے پرنسپل زمانے میں. تو محراب میں 2 حضرات کھڑے ہوئے اور مجھے ویلکم کرنے کے منتظر تھے. ایک عبداللہ ولی بخش قادری صاحب جو میرے استاد رہے تھے، اور دوسرے استاد سید اقبال مہدی زیدی صاحب تھے. اور وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے. معلوم نہیں کیسے ان کو یہ پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں جوائن کرنے کے لیے، پتہ جانے. اسٹاف روم سائڈ میں تھا، اس کی کھڑکیاں تھیں، ممکن ہے وہاں کھڑکی سے انہوں نے دیکھ لیا ہو. یہ معلوم تو ہو ہی جاتا ہے کس کا خبر ہوا ہے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے دونوں نے ہاتھ ملایا، اور جیسے ظفر صاحب نے بھی کہا کہ بڑی تیزی سے سید اقبال مہدی صاحب نے لپٹایا، آئیے آئیے آئیے. اور پھر مجھے لے کر پرنسپل صاحب کے پاس گئے، اور وہاں سے پھر بستر میں لائے اور جوائننگ رپورٹ لکھوائی کروائی. تو میں تو بہت ہی جونیئر تھا ان کے سامنے دونوں کے، لیکن یہ جامعہ کے اقدار کی بات تھی، اور یہ ان کی اپنی ایک شخصیت کا ایک پرتو تھا کہ انہوں نے مجھے اس طریقے سے ویلکم کیا. حالانکہ مجھے کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں تھا، میں تو جاتا سیدھا جوائن کرتا، پرنسپل صاحب سے ملتا چلا آتا. لیکن انہوں نے جو چھاپ چھوڑی، ایک کلیگ شپ کی، ایک محبت کی، اور پرانے اسٹوڈنٹ کو بھی برابر سے ٹریٹ کرنا، اپنے برابر سمجھنا، یہ بہت بڑی قدر تھی جو میں ساتھ رہی بہت بات. بہرحال اس کے بعد ہم لوگ کام کرتے رہے. چند دن کے بعد کچھ ایک واقعہ پیش آیا جامعہ میں
कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव गलती हुई जामिया वालों से और हमारे साहब को, आपको मालूम है, प्रिंसिपल साहब अपॉइंट कर दिए गए, स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनको दरमियान में नहीं बना दिया गया था। तो उसके खिलाफ सबसे शिद्दत के साथ पूरी जामिया में उसकी मुखालफत हुई, लेकिन टीचर्स कॉलेज वालों ने बड़ी मुखालफत की उसकी, और उसमें एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया कि इनको हटाओ यहाँ से। उन सिग्नेचर कैंपेन के अंदर तमाम जो लोग उसके साथ थे उस कैंपेन के, उन्होंने दस्तखत किए। मैं बिल्कुल जूनियर था और अभी मुझे कंफर्मेशन लेटर नहीं मिला था, तो मुझसे दस्तखत नहीं कराए गए। लेकिन हमारे एक और उस्ताद थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, मोइनुद्दीन साहब, मुझे याद है कैंटीन था, एक छोटा सा वहाँ बैठे हुए थे, तो कई असातिज़ा वहाँ आए, उनके हाथ में कागज़ था, मोइन साहब ने कहा कि अरे यार आप भी साइन कीजिए। तो रफ़ात बेगी साहब थे और मसूदुल हक साहब थे, उन्होंने कहा अभी साइन मत करो, अभी कन्फर्म नहीं हुए। मोइन साहब ने कहा कि अरे नहीं हुए क्या वो, हम तो है ना, हम देख लेंगे। खैर मैंने साइन कर दिया, क्या हमारे साथ लग रहा है। लेकिन हुआ यही कि जब दस्तखत कर दिए वो लेटर जाए, अब्दुल हक साहब तो बड़े रिसोर्सफुल आदमी थे, पता चला कि इसने भी साइन किए, कमज़ोर तरीन आदमी मैं ही था। उन्होंने फिर जो उनका तरीक़ा था हरकत की और वाइस चांसलर साहब के कान भरे और मुझे कन्फर्म नहीं होने दिया, बल्कि मुझे टर्मिनेट करने का एक ऑर्डर पास करा दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या क्या तकरीरें की, और वहाँ से मैं उस ज़माने में गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी, शायद कहीं गया हुआ था, 3 बजे का वक्त था, तो घर में ख़त को डिलीवर करके गया, वालदा थी, उन्होंने ले लिया, क्या पता क्या नहीं। अच्छा, आके जब मैं आया तो मुझे ख़त दिया, तो मैंने सोचा एक कन्फर्मेशन का होगा, मैं भी नहायत नातजुर्बेकार आदमी, मैंने सोचा कि अभी इतने दिन के बाद आ रहा है कन्फर्मेशन का ख़त, तो खोला तो उसमें तो बिल्कुल बमशल था, उसमें लिखा हुआ था कि while the executive council is in progress it is decided। इस कदर बेचैनी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, ज़ाहिर कारफरमा किए कि हमारे साथ while it is in progress, जो कभी नहीं होता है, it is decided to terminate your services without assigning any reason। ये भी था, ये उस ज़माने का तरीक़ा था कि आपको बगैर प्रोफेशन में बगैर रीज़न असाइन किए हुए भगाया जा सकता है। मैं स्कूल से आया था तो मुझसे कहा गया कि वापस आप स्कूल ज्वाइन कीजिए। ये खबर मेरे टर्मिनेशन की मुझसे पहले जामिया टीचर एसोसिएशन बड़े शानदार लोग थे। उस ज़माने में प्रेसिडेंट थे हमारे मीनाई साहब, नजरुद्दीन मीनाई साहब, उनको पहुँच गई थी हम लोग बड़े करीब थे एक दूसरे के लिए। एसोसिएशन गर्मी का ज़माना था, लेकिन उसी वक्त मैंने खत लिया अपना मेहदी साहब मीनाई साहब के पास, चला गया ये क्या है, तो उन्होंने कहा अच्छा आपको मिल गया, हमें तो पता था ये होना है, परेशान मत कीजिए, वापस हो जाएगा। वो इतना लाइटली उन्होंने लिया, अजीब भी लग रहा था यार कैसी बात कर रहे हैं। और शाम तक उन्होंने किसी वकील से ताल्लुक कायम किया और कॉन्टेक्ट किया और अपॉइंटमेंट ले लिया अभी सुबह का, और मुझे उन्होंने कहा कि सुबह आपको 5 बजे मेरे साथ चलना वकील के पास, मेरे स्कूटर पर, तो अपने स्कूटर पे ले गए। इस बीच में बताना ये है कि ख़त मिलने के बाद तकरीबन 1 माह लगा और बाकी वो ऑर्डर जामिया को विड्रॉ करना पड़ा। दूसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की गई 29th डे, और ये कहा गया कि वो ख़त गलत था, वो फैसला गलत था और आपको कंफर्म किया जाता। मीडिया सच हुई। इकबाल बेगी साहब और एक अबू बकर साहब, 2 मेरे उस्ताद थे। ये वफार मंजिल में मैंने छोटा सा घर बना लिया था उस ज़माने में 78 में। ये दोनों घर आया करते थे मुझे दिलासा देने के लिए, या कुछ नहीं होता, ये इनकी शराफत थी, नेकी थी। उस वक्त इकबाल बेगी साहब यहाँ नहीं रहते थे, वफार मंजिल में अपने मकान में जामिया का जो रहता उसमें रहते थे, बट दे यूज्ड टू विजिट मी एंड कुछ नहीं होता। और वाकई ऐसा ही बड़ी स्ट्रॉन्ग टीचर्स एसोसिएशन थी, बहुत अच्छे लोग थे, बड़े मुखलिस लोग थे, जैसे बताया गया तो वो प्रेसिडेंट भी रहे और वाकई में टीचर्स के कॉज के लिए लड़ा करते थे। जब वफार मंजिल में रहते थे तो एक वाक़े का मैं जिक्र और करूँगा कि 1994 में हम लोगों ने वफार मंजिल में एक सोशल वर्क किया और भी बहुत सोशल वर्क किया, ये भी किया कि बच्चों के लिए पार्क वहाँ बनाया, प्रेजेंट साहब उसकी दवा है, ये भी शरीक थे, अभी बहुत से लोग इस बनाने में शरीक थे, क्योंकि
दूसरी हुकूमत की ज़मीन के ऊपर बनाया गया था, लेकिन चूँकि उसका मकसद था बच्चों के लिए फैसिलिटी क्रिएट करना, बना दिया गया। लेकिन उसके ऊपर नज़र थी कुछ लैंड ग्रैबर्स की, जिसका सरबराह एक दिल्ली पुलिस का डिप्टी कमिश्नर था, वो बड़ा पावरफुल आदमी था। उसने और कुछ लोगों ने मिलकर उस ज़मीन के जाली कागज़ बना के एक दिन उस पार्क पर कब्जा करने की कोशिश की। 100-200 लोगों के लाकर तोड़ ताड़ दिया तमाम पार्क, सब फैसिलिटीज तोड़ दी उसकी। मैं सेक्रेटरी था RWA का फॉर्मल की, हमारे खिलाफ FIR भी कर दी उन्होंने कि हम यहाँ रहते थे, अख्तर सिद्दीकी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे घरों को तोड़ के पार्क बना दिया। बिल्कुल लिटरली FIR में ये लिखा था और पुलिस डर पे थी हमें पकड़ने की। हमने भी FIR की, लेकिन पुलिस ने हमारी FIR ऐसी बेकार से लिखी जो बाद में लिखी गई। तो इकबाल नदी साहब से जिक्र हुआ इसका, उन्होंने पूछा क्या चल रहा है, मैंने कहा भाई कुछ पता नहीं, पुलिस के लोग तो कभी भी अरेस्ट करेंगे तो जाहिर है ये पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से उन्होंने ये बात सुनी, उनके घर में बैठा हुआ था बड़े ग्रुप में। ये नहीं कहा कि इसमें क्या करना चाहिए। अच्छा अख्तर साहब ऐसा कल बात करेंगे, and he was very much concerned। जैसे इन्होंने आरिफ ने कहा तो सोशल कंसर्न कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत चेहरा उनका बहुत कम अफसरदा सा रहता था, उसे बड़ा संजीदा था। अगले दिन मेरे पास आए वो, उन्होंने कहा कि कल सुबह 8 बजे हम लोगों को चलना है आपको होम मिनिस्टर से मिलना। अब होम मिनिस्टर से मिलना बड़ा राज एक छोटे से मामले के लिए बहुत मुश्किल काम था। मैं सोचा कि क्या बात कर रही, होम मिनिस्टर से मिलना या उनके केस में ले जाना है। उस जमाने में इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर थे, छोटा सा इशू है, लेकिन आप देखिए ही वाज सो मच कंसर्न अबाउट मी। पार्क में तो जो होता ही तो सिर्फ क्रिमिनल केस की बात थी। सुबह हम लोग वहाँ 8 बजे ईस्टर्न कोर्ट में रहा करते थे कमरे में। इंद्रजीत गुप्ता साहब उनके ऑफिस में पहुँच गए, PA से कहा तो पहले से अपॉइंटमेंट था, उन्होंने अपने कमरे में बुला लिया। एक गोल सी मेज थी, कुर्सियाँ पड़ी हुई थी 3-4, उसके चारों तरफ इकबाल नदी साहब बैठ गए, मैं बैठ गया, इंद्रजीत गुप्ता साहब एक साहब और वो बैठ गए। तो इकबाल नदी साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथी हैं, इनके साथ कुछ हुआ है, इन्होंने सोशल वर्क किया। ये बताया कि मैंने तफसील बताई पूरी तवज्जो से। वो मिनिस्टर साहब को इतना वक्त था, उन्होंने सुनी। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि जो डिप्टी कमिश्नर है इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरा बिगड़ रहा है, इसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए कि हाउ कम ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए इस केस में इन्वॉल्व है, कहीं चाहिए कैसे होते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि किसी गैर जानिबदार एजेंसी के जरिए इंक्वायरी हुआ इसके खिलाफ। नाम बताइए। इंद्रजीत गुप्ता ने ऊँची आवाज़ से बोलते थे, करारी आवाज़। मैंने कहा CBI से करवा दीजिए। तो इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर हैं, जो CBI के भी सरबराह और सब कुछ उनके अंदर में आता है। तो इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर ने मुझसे कहा क्या बात कर रहे हैं, CBI इज नो गुड। होम मिनिस्टर कह रहा है CBI इज नो गुड, अपनी एजेंसी में कह रहा है। अरे वहीं से तो आते हैं लोग पुलिस से, क्या करेगा उन्हीं के तौर पर रिपोर्ट करेंगे। आप मुझे सोचने दीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एक दो दिन का टाइम दीजिए। आ गए हम लोग वहाँ से। लेकिन ये जो PA था उनका, वो भी IPS था एक कोई, हाँ SP सिंह था। उसने फिर दोबारा हम लोग अगले दिन गए, वादे के मुताबिक उसने मिलने नहीं दिया, बहाना कर दिया, इधर उधर चले गए और शायद एक आध हफ्ते के बाद वो हुकूमत उनकी गिर गई। कोलिशन गवर्नमेंट थी, क्या हुआ था वो खत्म हो गई और वो पूरी अटैक। लेकिन वो तो एक अलग बात है, वो केस के बाद में हम लोगों ने लड़ा और खत्म नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है हमको और हमारे साथियों को। ये मुझे कहना यह है कि सीधे होम मिनिस्टर से मुलाकात करके इस कदर दिलचस्पी लेना, अपने साथी के लिए, अपने कलीग के लिए, अपने पड़ोसी के लिए इस कदर मेहनत करना, ये ज़बरदस्त कंसर्न की बात है, सोशल कंसर्न की बात है। और मैं हमेशा इस वाक़े को उनके याद करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू तो हमको बिल्कुल ही नहीं मालूम, वाकई नहीं। तो आज जब शुक्रिया रूही का कि उसने मौका फराहम किया, जब यहाँ बातें सुनी के बारे में, तो उनके तो खून में ये इंसानी हमदर्दी, इंसानी कंसर्न, सोशल कंसर्न
दौड़ा करता था और उसी की वजह से उस तरीके से बर्ताव करते थे। जब भी मिलते थे बड़े हंस के मिलते थे, बहुत प्लेजेंट आदमी थे। और वो उनकी एक आदत थी, वो जरूर मिलते थे, आपसे हाथ मिलाने के बाद बगल की जरूर होते थे एक साइड से। हो सकता है कि ये सुरहों के अंदर इस तरीके से हो तो माफ़ कीजिएगा। हम अपने दोस्तों को जो बाद हमारे साथी हैं जो जिनका ताल्लुक उस पार्टी से, तो हम उनको सुरखा कहा करते हैं, मोहब्बत या जो भी कहिए आप तो हो सकता है उनका तरीका रहा हो। लेकिन ये कि बेपनाह मुशफ़िक़, बेपनाह हमदर्द, बेपनाह नेक इंसान थे और यकीनन हमने उनको मिस किया और आज भी उनको मिस करते हैं। बहुत कुछ हमने उनसे सीखा और काश के ऐसे लोग और भी जामिया में और दूसरे इदारों में हों। मैं उनको अपना खराज अक़ीदत पेश करके बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। अब मैं आखिर में जिनको रहमत दूँगा वो हम सब के लिए, हमारी साथियों के लिए तहरीक और उसके इंस्पिरेशन रहे हैं प्रोफेसर अजीज़ुद्दीन असलम साहब। और इस किताब का भी शुरुआत और इंस्पिरेशन अजीज़ भाई ने किया, तो मैं उनको रहमत दूँगा कि वो अपने तासुरात बयान करें और मेहमानों का शुक्रिया। दोस्तों, मैं तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने उनके ऊपर मक़ाले लिखे, पेपर लिख के दिया और आज ऐसी सर्द गर्मी में ज़हमत गवारा करके यहाँ तशरीफ़ लाए। एक बात जो अमरजीत कौर साहिबा और साहिबा की तकरीर के बाद मेरे जहन में एक सवाल ये पैदा हुआ कि अगर हम तारीख़ को देखें तो हिंदुस्तान में आने के बाद ये हमारी लड़ाई 13वीं सेंचुरी से चली, इसलिए कि आज़ादी का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी से गायब कर दिया गया। औरतों को तालीम के हक़ से महरूम कर दिया गया। जो गरीब तबका था उसकी कसम कुर्सी की हालत थी, तो वो जो काउंटर उस पीरियड में और जो तहरीक उस पीरियड में इन सूफिया ने चलाई, उसकी एक मिसाल मैं आपको दूँ जिसकी तरफ अख्तर साहब ने भी इशारा किया। रियाउद्दीन बर्नी कंटेम्परेरी हिस्टोरियन 14वीं सेंचुरी का, उसने बर्बन का ये स्टेटमेंट लिखा है कि मेरे आका यानी सुल्तान जो था, उसको बर्बन जो सुल्तान था कहा आका के दौर में ऐसे उलमा मशाइख थे कि जब सुल्तान कोई गलती करते थे तो वो उसकी तस्हीह करते थे और तस्हीह करने में डरते नहीं थे। आज हमारी लड़ाई डेमोक्रेसी में है, उनकी लड़ाई एब्सोल्यूट मोनार्की के साथ थी। तो ये लिखना रियाउद्दीन बर्नी का कि उनके अंदर इतनी करेज थी कि वो सुल्तान से डरते नहीं थे। इकबाल मेरी साहब के जज हों या इनके आरिफ नगवी के जज हों या और दूसरे सादात जो हैं उनके जज, वो इन सुल्तान की इन पॉलिसीज़ की वजह से इनको हिजरत करनी पड़ी, माइग्रेट करना पड़ा। ये मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड के हैं, सैयद शाह अशरफ। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सूफी स्ट्रक्चर था उसमें उनकी विलायत थी, जिसमें वो डाउन ट्रोडन को एजुकेट करते थे और जो गरीब लोग थे उनकी मदद करते थे। उनके सिस्टम में इंटरफेरेंस शुरू किया। जब इंटरफेरेंस शुरू किया इधर से हम समझते हैं कि शायद
1920 में पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 14th सेंचुरी में शुरू हुआ और इन सूफिया ने माइग्रेट किया और हिंदुस्तान के दूसरे कस्बात और शहरों को अपना सेंटर पॉइंट बनाया, जैसे इनके अमरोहा के मेमनोर, ऐसे बहुत से सेंटर्स हैं सूफिया के, और वहाँ जाके काउंटर प्ले किया उन ऑफिशियल से। जैसे पानीपत का एक मिसाल दूँ, बुअली शाह कलंदर 14th सेंचुरी के, उनका एक मरीज था, उसको अलाउद्दीन खिलजी के किसी ऑफिसर ने कुछ मारपीट दिया, तो बुअली शाह कलंदर ने एक एब्सोल्यूट मोनार्क, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जो कह दे तो वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही कानून है। बुअली शाह कलंदर ने अलाउद्दीन को खत लिखा, अगर तुमने उस शहना को नहीं बदला तो हम दिल्ली का शहना बदल देंगे। तो ये उनके अंदर ताकत थी, ये उनके अंदर हिम्मत थी और ये उनके अंदर जुर्रत थी कि एब्सोल्यूट मोनार्की से वो टकरा दें। तो मुझे ये लगता है कि इकबाल मेहदी साहब को आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर की हैसियत से देखते हैं, लेकिन मैं उनके शर्जे से सैयद शरफुद्दीन की तरफ से देखता हूँ कि जिन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की के ज़माने में उनसे टक्कर ली और अपना काम किया। लिहाजा हमको आज ज़रूरत है सूफिया के रोल को रिवाइव करने के लिए, कम्युनल हार्मनी हिंदुस्तान में पैदा करने के लिए, इसलिए कि अगर आज हिंदुस्तान में मुसलमान हैं तो वो सूफिया का कंट्रीब्यूशन है कम्युनल हार्मनी के लिए। उन्होंने अपनी खानका के दरवाजे तमाम लोगों के लिए, किसी भी मज़हब के हों, उनके लिए खोले, उनको जगह दी, उनसे बात की, उनके मसाइल को हल किया। इस लिहाज से इकबाल मेहदी साहब के अंदर जो अख्तर साहब ने कहा कि वो खून था, तो ये खून वही सूफिया का खून था जो रोल प्ले कर रहा था 20th सेंचुरी के अंदर। मैंने ये जामिया में देखा है कि ये लोग मुइन साहब और इकबाल मेहदी साहब, मैं सोचता हूँ आज किसी में ये करेज नहीं है वाइस चांसलर के मुंह पे बगैर किसी डर खौफ के, इसलिए वो लोग बिल्कुल साफ थे, उनके यहाँ कोई आप कमी नहीं निकाल सकते थे, बिल्कुल साफ साफ वाइस चांसलर से अपनी बात कहते थे और मनवा के मानते थे वाइस चांसलर से। अभी इन्होंने उसका जिक्र किया स्ट्राइक का और तमाम चीज़ों का। अलीगढ़ और जामिया में, अलीगढ़ में मेरी तालीम हुई और यहाँ मैंने 76 में ज्वाइन किया। अलीगढ़ और जामिया में मुझे फ़र्क ये लगा कि मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर नबी आदि साहब, इनके इराक साहब के भी उस्ताद थे, सैयद हामिद साहब के ज़माने में वो प्रेसिडेंट थे स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन के। सैयद हामिद साहब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया। नबी आदि साहब ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का रेजोल्यूशन सैयद हामिद साहब को दिया है। अगले दिन सैयद हामिद साहब ने सस्पेंड कर दिया नबी आदि साहब को। तो मैंने पूछा, अलीगढ़ गया, पूछा नबी आदि साहब से कि कैसी गुजर रही है, कहते नहीं ऐसी गुजर रही है, अगर लेफ्ट फुटपाथ पर मैं चल रहा होता हूँ और कोई टीचर लेफ्ट में आ रहा होता है तो राइट पे चला जाता है। तो जामिया इससे मुख्तलिफ, जामिया अलीगढ़ से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यहाँ पे हारमोनी, तमाम चीज़ें, जैसे मोहम्मद मुनीर साहब के ज़माने में, ये वो ज़माना था जब यूजी से एक लेटर आया कि ये आप हमें बताइए तादाद कि कितने हिंदू और कितने मुसलमान आपके जामिया में पढ़ रहे हैं। तो मुनीर साहब ने जवाब दिया चेयरमैन यूजीसी को कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हम हिंदू मुसलमानों को नहीं पढ़ाते। तो ये करेज थी जामिया के टीचर्स में, जामिया के वाइस चांसलर्स में। मैं आपका एक दफ़ा फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं सोचता हूँ आज का दिन जामिया के लिए बड़ा खुशाइंद है कि आज भी कोर्ट ने एक जजमेंट ऐसा लिया है कि जहाँ ऑर्डिनेंस की हिफाजत कोर्ट ने जामिया के लिए की है, जिसके लिए हम अख्तर साहब और दूसरे टीचर्स हमेशा लड़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का एक बार काफ़ी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग डाइनिंग हॉल में चल के चाय
आपको भी काफी contribution रहा होगा